हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका फिर से स्वागत है इस टाइम सेवर कोर्स में। और आज हम बात करेंगे हमारे कैलकुलस का चैप्टर नंबर 2 यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या प्रतिलोम वृत्तीय फलन। इसको इनवर्स सर्कुलर फंक्शन भी कहते हैं। तो जो चैप्टर आज हम शुरू करने वाले हैं वो एक ऐसा चैप्टर जिसके सवाल करने से बच्चों को डर लगता है, वो आपके लिए अब आसान बनाएंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या प्रतिलोम वृत्तीय फलन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? प्रतिलोम वृत्तीय फलन। तो इसको हम न तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलने वाले हैं, न ही प्रतिलोम वृत्तीय फलन बोलने वाले हैं। हम इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करने वाले हैं आईटीएफ। आईटीएफ मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, चल, जैसे हमने अपने लास्ट चैप्टर में बात किया था तो हमने ये बात कर ली थी कि एकाकी और आच्छादक फलन ही वो फलन होते हैं जिनका हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, जिनका हम इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक बात, यानी आपका जो फलन है वो दिए गए प्रांत और सहप्रांत में और परिसर में वो क्या होना चाहिए? एकाकी और आच्छादक होगा। और अगर वो एकाकी और आच्छादक होगा तभी उसका एक अद्वितीय प्रतिलोम फलन ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन यहां एक गड़बड़ भी है। गड़बड़ क्या? कि जब मैं ट्रिग्नोमेट्री बोल देता हूं कि ये इन्वर्स करना है किसका? ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे हैं? सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे पीरियोडिक है, सारे आवर्तीय फलन है। और अगर आवर्तीय फलन है इसका अर्थ यह है कि वो अपने आप को बार बार रिपीट करते जाएंगे। उनकी जो भी आवर्तकाल होगा, मूलभूत आवर्तकाल है, उस मूलभूत आवर्तकाल के अंदर वो बार बार अपने आप को क्या करेंगे? पुनरावर्तित करेंगे। तो अगर वो अपने आप को बार बार पुनरावर्तित करते हैं तो वह फलन क्या हो गया है? आवर्तीय फलन हो गया। और अगर आवर्तीय फलन है तो एक्स अक्ष के समांतर रेखा उसको कितनी बार काटेगी? एक से ज्यादा बार काटेगी। इसका मतलब 100% यह है कि फंक्शन क्या होने वाला है? मैन इवन। पर जब हम एकाकी और आच्छादक की बात कर रहे थे तो मैंने आपसे यह बात शेयर करी थी कि अगर आप उनकी सराउंडिंग, किसी बच्चे की सराउंडिंग को अच्छा कर देते हैं तो यह बहुत प्रोबेबल चांस है कि आपका वो बच्चा भी अच्छा हो जाता है। इसका मतलब यदि आप उसके प्रांत को यानी डोमेन को और कोडोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दें और रेस्ट्रिक्शन भी कुछ इस तरीके से करें कि वो फलन क्या बन जाए? एकाकी और आच्छादक बन जाए, तो आप उस केस में आप उस फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब शुरुआत हुई कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए बेटा, तो उन्होंने ये कहा कि जैसे एग्जांपल के तौर पे, पहले मैं पूरी कहानी समझा लेता हूं, है ना, फिर अपन उस पर लिखना शुरू करेंगे। तो देखो क्या हुआ, हमने कहा कि भाई हमने एक फंक्शन डिफाइन कराया और वो करा दिया हमने रियल नंबर से रियल नंबर में। और मैंने आपसे बोला कि मेरा जो एफ ऑफ एक्स है ना वो क्या है? साइन एक्स है। अब जैसे ही मैं ये लिखता हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, तो ये आवर्तीय फलन हो जाता है जिसका पीरियड कितना है? 2π है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा आएगा? वो ग्राफ साइकिल में रिपीट करता हुआ आएगा बेटा, ऐसे बनेगा। एक साइकिल कंप्लीट हो गई है ना, फिर इसकी एक और साइकिल कंप्लीट होगी यहां से दोबारा, द सेम थिंग इट विल डू, है ना, यहां पर। फिर ऐसे ही इसकी एक साइकिल पीछे भी बनेगी। ठीक है, एक और साइकिल बनेगी इसकी, मान लो और बना लेते हैं अपन तो साइकिल। ये सब 2π की साइकिल्स है ना बेटा, ऐसे करके मान लो ये आ गया। इस तरह से साइन एक्स का ग्राफ निरंतर चलता रहेगा माइनस अनंत से प्लस अनंत में। इनका नामकरण कर देते हैं। इसका नाम कहे 0, ये आपका आएगा बेटा पाई, ये आपका आएगा 2π, 3π, 4π, ठीक है ना, 4π। ये आ जाएगा -π, -2π, माइनस का 3π, माइनस का 4π आ जाएगा। ठीक बात है यहां तक। इसके बीच के नंबर भी लिख लेते हैं। यहां आएगा π/2, 3π/2, ठीक है। यहां आ जाएगा आपके पास 5π/2, यहां आ जाएगा 7π/2। ठीक बात। ऐसे पीछे यहां आएगा -π/2, माइनस का 3π/2, माइनस का 5π/2
और माइनस का 7π/2। ठीक बात है, यहां तक तो ग्राफ क्लियर है। ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या पकड़ेगा 1, और इधर से मिनिमम वैल्यू क्या पकड़ेगा वो -1 पकड़ लेगा। ठीक है, ये हमारा sin x का ग्राफ है जो निरंतर चलता रहता है। तो हम ये देख करके कि रियल नंबर टू रियल नंबर दिया है, मैं ये बोल सकता हूं कि ये फलन जो है वो आपका बहु एकाकी है और अंतरक्षेपी है, क्योंकि इसका परिसर तो -1 से 1 है और आपका जो कोडोमेन मैंने दिया आपको वो रियल नंबर दिया, तो ये फलन क्या हो गया, बहु एकाकी और अंतरक्षेपी हो गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूं इसको एकाकी बनाना। मैं क्या चाहता हूं इसको कि ये बने एकाकी। एकाकी बनाना है तो आपको यह ध्यान रखना है कि ग्राफ इस तरीके से सेलेक्ट करना है। देखो चॉइस क्या है, आपको ग्राफ कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करना है कि वो आपका एक ही साइकिल कंप्लीट, मतलब एक भी साइकिल पूरा कंप्लीट ना करे, मतलब वो अगर एक्स अक्ष के समांतर रेखा है ना तो वो उसको 2 बार काट ना पाए। एक तो ये ध्यान रखना है, दूसरा उसकी रेंज -1 से 1 तक मिल जाए एक ही बार में। तो आप देखो क्या कर सकते हो, आप ग्राफ को -π/2 पर काटना शुरू करो। तो -π/2 पर काटोगे तो आपको -1 मिल जाएगा, और फिर इस ग्राफ को +π/2 पर भी काट दो तो यहां पर आपको 1 मिल जाएगा। और ये जो पोर्शन ऑफ द ग्राफ है, अगर इतना सा ग्राफ ही आप बनाते हो बेटा तो एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं इसको एक ही बार काटेगा, क्योंकि इसके पीछे का उधर का सारा ग्राफ डिलीट, इसके इधर का सारा ग्राफ डिलीट, सिर्फ ये इतना सा पोर्शन बचेगा और ये आपको एकाकी और दिखेगा। और अगर आपने फंक्शन का जो डोमेन है अगर वो -π/2 से π/2 रख दिया तो इतना सा ग्राफ आएगा, बस इतना काम हो जाएगा। और आपको रेंज की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, रेंज के या जो कोडोमेन लिखा है उसकी जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, -1 से 1, तो वो रेंज के बराबर हो जाएगा और हम बोलेंगे कि ये एकाकी और आच्छादक हो गया। सिर्फ यही ऐसा नहीं कर पाएगा बेटा, आप चाहो तो π/2 से इसको ब्रेक कर सकते थे। कहां पर, 3π/2 पे। आप ग्राफ का ये वाला पोर्शन भी ले सकते थे, सिर्फ इतना सा पोर्शन लेकर के कहते हैं कि ये एकाकी तो है, दिस इज 1 और इसकी रेंज -1 से 1 भी जारी है, तो आप इसको भी एकाकी आच्छादक बोल सकते हैं। आप ऐसी ब्रेकिंग 3π/2 से और कहां तक, 5π/2 तक भी दिखा सकते थे। और आप बोल सकते थे कि सर ये वाला ग्राफ है हमारा, ठीक है ना, इसको ले ले हम तो भी बन जाएगा। तो अगर आपने क्या करा, अगर जो आपने अपने प्रांत को, जो कि प्रांत क्या था बेटा, रियल नंबर था, उस रियल नंबर की जगह पर आपने x परिभाषित कैसे किया, आपने x परिभाषित कर दिया -π/2 से π/2, तो भी आपका फलन एकाकी होगा। आप x का प्रांत अगर π/2 से लेकर के और 3π/2 करें तो भी आपका फलन क्या हो जाएगा, एकाकी हो जाएगा। आप x का मान 3π/2 से लेकर के और 5π/2 तक करें तो भी आपका फलन क्या हो जाएगा, एकाकी हो जाएगा। ऐसे ही आप x का मान 5π/2 से लेकर के और 7π/2 तक ब्रेक करें तो भी आपका फलन एकाकी होता चला जाएगा। ऐसे आप पीछे भी जा सकते हैं, आप ब्रेकिंग यहां भी कर सकते थे, ठीक है ना। ये वाला ग्राफ का पोर्शन जो होता आ जाता, ये भी एकाकी बनता आपका, है ना। यानी आप x का मान पीछे भी ले जा सकते थे ना, आप बोल सकते थे कि सर हम उसे -3π/2 से -π/2 भी ब्रेक कर सकते हैं। हम x के मान को -5π/2 से और -3π/2 भी कर सकते हैं, -7π/2 से और -5π/2 भी कर सकते हैं। अगर आपने x के ये सारे अंतराल में से कोई सा भी एक चुन लिया, कोई सा भी एक चुन लिया, तो आपको क्या कहना होगा कि साहब हमारा जो फंक्शन है ना वो 1 बन रहा है। अब इन सारों में से हमने क्या कहा, हमने कहा जो भी न्यूमेरिकली लीस्ट हो, जो भी न्यूमेरिकली लीस्ट वाला अंतराल हो आप उसे ले लो। तो देखो इसमें सबसे न्यूमेरिकली लीस्ट वाला अंतराल कौन सा था, -π/2 से π/2 वाला था। तो हमने कहा कि हमने हमारे फलन जो था, जो हमको ओरिजिनल फंक्शन दिया गया है, उस फंक्शन का जो डोमेन है वो डोमेन रियल नंबर से हटा करके उसको हमने -π/2 से और π/2 कर दिया। अब जैसे ही मैंने उसको -π/2 से π/2 करा तो ये फलन जो है वो यहां से लेके यहां तक एक्सेप्ट हो गया, ये वाला पोर्शन अपना एक्सेप्ट हो गया बेटा, है ना। इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा दिख जाए, है ना। ये पोर्शन अपन ने डार्क कर दिया। और अगर इसके अलावा क्या सारा फंक्शन में हटा दूं, हालांकि 1 तो इन सारे अंतराल में बनता, लेकिन हमने क्या चुना, न्यूमेरिकली लीस्ट चुना, ठीक है। जो संख्यात्मक रूप से सबसे न्यूनतम पार्ट होगा हमने वो चुना। तो हमने कहा इसके बाद का सारा ग्राफ डिलीट करो साहब,
यहां से आगे की सारी कहानी खत्म, कि है ही नहीं, प्रांत में ही नहीं है, प्रांत में दिया ही नहीं भाई हमने। फिर हमने ये भी नहीं दिया और हमने इसका प्रांत बदल के यहां तक का रख दिया। इसको हटा देते हैं यहां से, है ना, और ये लाइन भी हटा देता हूं, ये भी हटा देता हूं। इतना सा ग्राफ छोड़ा बस मैंने, तो आपका जो प्रांत बदला तो आपका ग्राफ कैसा रह गया? अब ये एकाकी हो गया, क्योंकि एक्स अक्ष तो बना ही हुआ होगा, तो एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं इसको कितनी बार काटेगी? एक बार काटेगी, तो 1 1 बन गया। अच्छा, फिर मैंने क्या करा, ये जो कोडोमेन था, है ना, इस कोडोमेन को मैंने कहा कि इस कोडोमेन को आर न दे करके मैं क्या दे देता हूं? -1 से 1 दे देता हूं। तो आपकी रेंज कितनी आ रही है? आपकी रेंज -1 से 1 तक आ रही है बेटा। आपकी रेंज जो है वो -1 से 1 आ रही है, और आपका कोडोमेन भी क्या आ गया? -1 से 1 आ गया। तब आप बोलोगे कि अब ये जो f of x = sin x है, ये ग्राफ आपका 1 to 1 भी बन गया, और साथ ही साथ ये मैंने ऑन टू भी बना दिया। यानी बेसिकली मैंने एकाकी और आच्छादक बनाया, क्या करके? प्रांत और सहप्रांत को रेस्ट्रिक्ट करके हमने अपने फलन को क्या बना लिया? बहु एकाकी अंतक्षेपी से एकाकी आच्छादक बना लिया। और अगर ये एकाकी आच्छादक हो गया है, अगर ये एकाकी आच्छादक हो गया है, तो मैं इसका इनवर्स निकालूंगा ये कहते हुए कि f of f इनवर्स x का मान क्या होगा? x होगा। तो आप f of f इनवर्स x बताओ क्या होगा? अब f में f इनवर्स x रखना है, तो यानी आप बोलोगे कि सर ये है साइन ऑफ f इनवर्स x बराबर x, और यहां से f इनवर्स x का मान जब हम निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? साइन इनवर्स x प्राप्त हो जाएगा। अब आपको याद होगा कि जब हम इनवर्स निकालते थे तो इनवर्स फलन का प्रांत दिए गए प्रांत फलन के परिसर के बराबर होता था। तो इसका जो प्रांत आएगा यानी डोमेन, यानी x की वैल्यू, वो तो -1 से 1 सेट हो गई थी, समझ में आ गई है बात। और इसका परिसर कहां से कहां तक सेट हुआ था? -π/2 से π/2। अच्छा, इसका परिसर इनमें से कुछ भी आ सकता था, है ना, हम कुछ भी कर सकते थे, लेकिन हमने क्या चुनाव किया? हमने न्यूमेरिकली लीस्ट वाले इंटरवल को चुना, और हमने उसमें जो हमको इसमें मिला वो न्यूमेरिकली लीस्ट कौन सा मिला? -π/2 से π/2 मिला। ये साइन का है। हालांकि अगर आप ये चुन लेते तो भी गलत नहीं होता, ये चुन लेते तो भी गलत नहीं होता, लेकिन हमको क्या चुनना था? न्यूमेरिकली लीस्ट चुनना था। ठीक बात है। अच्छा, अब इसको जरा थोड़ा सा देख लो, साइन इनवर्स x का प्रांत क्या है? प्रांत -1 से 1 है, और परिसर में क्या आ रहा है? परिसर में आ रहे हैं कोण। क्या आ रहे? परिसर में आ रहे हैं कोण। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो साइन इनवर्स x होता है वो वास्तविकता में किसी कोण को निरूपित करता है, क्योंकि उसका आउटपुट क्या है? कोण है। तो बेसिकली वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कोण को। तो ये चीज का ध्यान रखना, जो कई बच्चों के मन में फोकट फालतू में चलती है एक डाउट कि सर साइन इनवर्स x जो है ना, उसको आपने 1/cosec x क्यों नहीं लिखा? ये त्रिकोणमितीय फलन है, इसका इनपुट कोण है, और ये तो पूरा का पूरा ही क्या है? कोण है। तो ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। साइन इनवर्स x 1/cosec x के बराबर नहीं है। साइन इनवर्स x कोण को बता रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बेटा। तो हमको ये समझ में आया कि ये जो आपके रेंज सेट हो रहे हैं और जो डोमेन सेट हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और कोडोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके उसको क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं? हम उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं एकाकी और आच्छादक। जैसे ही वो एकाकी और आच्छादक बन जाएगा तो हम इसका काम कर लेंगे। ठीक है, अब ये बात तो हो गई क्लियर, ठीक है ना। साइन एक्स के केस में आपको समझ में आ गया। अच्छा, कॉस एक्स के केस में भी मैं आपको एक बार बता देता हूं, फिर अपन उस पर आगे चलेंगे। ठीक है, कॉस एक्स में क्या हुआ था? देखो, कॉस एक्स में मान लो हमें क्वेश्चन दिया गया या फंक्शन दिया गया रियल नंबर से रियल नंबर में, है ना बेटा। तो cos x का ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, इधर से भी कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है ना। यही cos x का ग्राफ बन रहा है। ये पॉइंट आपका 0, ये पॉइंट π/2, ये पॉइंट पाई, ये पॉइंट 3π/2 और ये पॉइंट 2π बेटा, ठीक है ना। ऐसे ही यहां पर आ जाएगा -π/2, यहां आ जाएगा -π, यहां आ जाएगा -3π/2 और यहां आ जाएगा -2π। अब आपको ऐसे ब्रेक करना है कि आपको -1 और +1 दोनों मिल जाए और आपका लूप में भी ना आए फंक्शन। तो ये आपका 1 है मान लो रेंज मैक्सिमम वैल्यू, और यहां कहीं पर आ रही होगी कितनी? -1 आ रही है। ठीक बात है ना। अब मैं आपसे कहता हूं कि ब्रेकिंग करो ऐसी
कि आपको -1 से 1 का पूरा रेंज भी मिल जाए और आपके एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं इसको एक से ज्यादा बार मिल भी ना पाए। तो आप कहोगे कि सर देखो ब्रेकिंग में क्या करो, आप 0 से पाई पर ब्रेक कर दो ग्राफ को, ये लो यहां ब्रेक करवा लो। तो आप जब ब्रेक कराओगे तो आपका ग्राफ का हिस्सा 0 से चालू होगा और ये पाई तक, मतलब इतना हिस्सा ही आपको चाहिए। अब आपका ये लूप में कटेगा भी नहीं और -1 से 1 की रेंज दे जाएगा। आप बोल सकते हो कि सर आप इसको चाहो तो पाई से 2 पाई में भी ले सकते हो। आप पाई से 2 पाई में भी आपका जो ग्राफ आएगा वो ये वाला ग्राफ होगा बेटा, और ये भी आपका क्या नहीं करने देगा, एक्स अक्ष की समांतर रेखाओं को एक से ज्यादा बार काटने नहीं देगा और आपका जो रेंज होगा वो -1 से 1 सेट कर देगा। ऐसे ही आप चाहो तो आप इसकी ब्रेकिंग जो है वो -पाई से पाई भी कर सकते हो, यानी आप यहां से भी काट सकते थे इसको ऐसे, तो ये हिस्सा आपका आ जाता बेटा, ये भी आपका काम कर जाता। या आप कहते तो आखिरी में आप इसको भी बोल सकते थे किसको, कि सर यहां ब्रेक करवा लो, तो भी आपको ऐसा लूप मिलेगा नहीं जहां पर कटेगा और रेंज पूरी की पूरी। ठीक बात है ना। तो अपने पास जो x की जो बात हुई वो x की बातें कहां से कहां तक आई, आप उसके अंदर -2 पाई से -पाई और भी आगे तक जा सकते हैं ऊपर से, है ना। और x की वैल्यू आप -पाई से 0 भी जा सकते हैं, x की वैल्यू को आप 0 से पाई भी लेके जा सकते हैं। आप x की वैल्यू को पाई से 2 पाई में भी डालेंगे तो भी आपका 1 1 बन जाएगा। और अगर x की वैल्यू को आपने 2 पाई से 3 पाई या पाई से, ये मैंने क्या लिख दिया था, ये पाई था, ये वाला पार्ट आपका कितना आया था 3 पाई/2, इसको 3 पाई/2 लिख लेना बेटा, है ना। हाँ ठीक है, 2 पाई से आप 3 पाई ले जाओ, बात समझ पा रहे हैं ना मेरी, ठीक है ना। अब मैंने क्या बोला, जो पिछली बार बोला कि हम क्या चुनते हैं, न्यूमेरिकली लीस्ट चुनते हैं। अब यहां न्यूमेरिकली लीस्ट देखा जाए ना तो 2 अंतराल आ जाते हैं बेटा, एक तो ये वाला अंतराल आ जाता है आपका, है ना, और एक ये अंतराल आ जाता है आपके पास। ये दोनों ही न्यूमेरिकली लीस्ट है। तो न्यूमेरिकली लीस्ट में जो पॉजिटिव वाला है उसे ले लो, यानी हम ये वाला एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रांत हमने सेट किया था r, उसकी जगह पर अब हम क्या बोलते हैं कि हम x का मान लेके चलेंगे 0 से पाई, ठीक है, ताकि न्यूमेरिकली लिस्ट भी मिल जाए और पॉजिटिव भी मिल जाए। तो 0 से पाई का मतलब आप इसकी बात कर रहे हो, किस ग्राफ की, इस वाले पार्ट की ग्राफ की, ठीक है। और आपका ये जो कोडोमेन है उसको आप चेंज करके फिर से कर देते हो, कहां से कहां तक, -1 से 1 तक, ताकि आपका फलन आच्छादक भी हो जाए। तो आपका साइकिल भी कवर हो गया और आपने इसके आगे का पूरा पार्ट ग्राफ का डिलीट कर दिया। ये भी पार्ट आपका डिलीट हो गया, ठीक है। इतना सा ग्राफ बचा है, इसको मैं बना देता हूं दोबारा से ऐसे ही। ये पॉइंट आपका पाई तक आ गया और आपका ग्राफ यहां तक रुक गया, ठीक है। अब ये एकाकी भी है, आच्छादक भी हो गया, तो आप इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो जब आप इसका इनवर्स निकालेंगे तो वही तरीका f इनवर्स x करेंगे। यहां से हमें क्या मिलेगा, वो x होना चाहिए, तो यहां से आएगा मेरे पास cos ऑफ, अच्छा मैंने फंक्शन लिखा ही नहीं था, cos x, है ना। तो cos ऑफ f इनवर्स x आ गया बराबर x। तो यहां से f इनवर्स x का मान मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा cos इनवर्स x, जो कि sec x के बराबर नहीं है, ये कोण है, ठीक है। अब इसका प्रांत क्या होगा, जो इसका परिसर है, तो आप बोलोगे सर f इनवर्स का जो प्रांत आएगा वो -1 से 1 आएगा और परिसर वो आ गया 0 से पाई। तो याद करो कि जब हमने प्रांत और परिसर की बात करी थी तो आपको मैंने पूरे प्रैक्टिस सेशन में ये क्या बोला था कि देखो साइन वाला जो परिवार है, साइन, कोसेक और टेन, ये सब चलते हैं -π/2 से π/2। कहां से कहां तक, -π/2 से π/2। अच्छा अब जरा सोच के बताओ, -π/2 से π/2 में कौन से 2 चतुर्थांश हमने कवर किए। तो आप बोलोगे सर -π/2 से π/2 में हमने एक तो चतुर्थ चतुर्थांश कवर किया और एक पहला चतुर्थांश कवर किया। अगर मैं क्वाड्रेंट बनाऊं तो ये वाला -π/2 होता है क्लॉकवाइज में आकर के, ये π/2 होता है, ये 0 होता है और ये पाई होता है। तो जब आप साइन के परिवार की बात करते हो ना, तो आप यहां से यहां तक मूव कर रहे हो -π/2 से π/2 में, तो आपने एक तो फोर्थ क्वाड्रेंट पकड़ लिया और एक फर्स्ट क्वाड्रेंट पकड़ लिया। बोलो सही बात है, ठीक है। दूसरे केस में जो कॉस वाला परिवार है वो चलता है 0 से पाई, तो 0 से पाई का मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट भी पकड़ रहा है।
तो हमने किसको छोड़ दिया है? हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में थर्ड क्वाड्रेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम सिर्फ फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट का इस्तेमाल करेंगे, थर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। इसी वजह से एक तरह से देखा जाए तो हमने -π से 0 को छोड़ के वी एक्सेप्टेड 0 से π, ताकि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट तक ही हमारी बात चले और कहीं कोई बात ना हो। तो अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि प्रतिलोम फलन, ध्यान से सुनना, प्रतिलोम फलन वास्तविकता में तो आवर्तीय फलन है, परंतु उनके प्रांत को और सह प्रांत को रेस्ट्रिक्ट करा करके हमने त्रिकोणमितीय फलनों को एकाकी और आच्छादक बनाया, और उसके बाद हमने उनका क्या निकाला है? प्रतिलोम फलन निकाला है। तभी उनका प्रांत और परिसर जो है वो रेस्ट्रिक्टेड मोड में हमें मिला। और इससे हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारा जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं बेटा, वो पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, वो पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, वो आवर्तीय फलन नहीं है, वरना उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। समझ में आ गई बात? तो अब जो ये पूरी कहानी है उसे हम शुरू से बात करते हैं। हमने बोला प्रतिलोम फलन क्या होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे यहां पर? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ज्ञात करने के लिए हमने त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत व सहप्रांत को प्रतिबंधित किया। हमने क्या करा? उनके प्रांत और सह प्रांत को प्रतिबंधित किया। अब जब आपने उनके प्रांत को और सह प्रांत को प्रतिबंधित किया तो कैसे किया? प्रांत के रेस्ट्रिक्शन में, ठीक है ना, थोड़ी सी इंग्लिश लिख लेता हूं, प्रांत के रेस्ट्रिक्शन में हमने यह ध्यान दिया प्रांत के रेस्ट्रिक्शन में हमने यह ध्यान दिया कि फलन अपना पूर्ण परिसर ज्ञात कर पाए, ITF ज्ञात करने के लिए हमने त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत व सहप्रांत को प्रतिबंधित किया। प्रांत के रेस्ट्रिक्शन में हमने यह ध्यान दिया कि फलन अपना पूर्ण परिसर ज्ञात कर पाए तथा प्रांत का अंतराल न्यूनतम तथा प्रांत का अंतराल न्यूनतम ठीक है, न्यूनतम का तो मतलब हो गया मिनिमम, है ना। तो मैं ऐसे लिख देता हूं इसे, न्यूमेरिकली लीस्ट हो, प्रांत का अंतराल न्यूमेरिकली लीस्ट हो। ठीक है, प्रांत का अंतराल क्या हो? न्यूमेरिकली लीस्ट हो। इसके बाद सहप्रांत को फलन के
परिसर के बराबर करा तब हमारे त्रिकोणमितीय फलन क्या हो गए? हमारे त्रिकोणमितीय फलन 1 1 और ऑन 2 हो गए, 1 1 ऑन 2 हो गए। वह उनके आईटीएफ समझ रहे ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनके आईटीएफ हम ज्ञात कर पाए, उनके आईटीएफ हम ज्ञात कर पाए। ठीक है, तो अब आपको कहानी लगभग समझ में आ गई है। यहां पर एक नोट और मैं डाल देता हूं, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। नोट 1, नोट क्या कहता है कि साइन इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स। ये बात ध्यान रखना, यहां हम कोणों की बात कर रहे हैं ना, यहां पर बात कर रहे हैं हम कोणों की। ठीक है, ये नोट 1 आपका क्लियर हुआ, साइन इनवर्स एक्स का भी 1 अपॉन साइन एक्स। ठीक है, दूसरा नोट अगर अपन बात करें, नोट 2, नोट 2 क्या है? नोट 2 कहता है कि साइन इनवर्स एक्स कॉमा टेन इनवर्स एक्स कॉमा कॉसेक इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स कॉमा टेन इनवर्स एक्स कॉमा कॉसेक इनवर्स एक्स को का अंतराल साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का अंतराल -π/2 से π/2 के लिए लिया गया, -π/2 से π/2 में लिया। ये न्यूमेरिकली लीस्ट था, ठीक है ना। वह cos इनवर्स एक्स, sec इनवर्स एक्स और cot इनवर्स एक्स का अंतराल 0 से पाई में लिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है ना, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि किसकी रेंज कौन सी चलती है। साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स एक्स की रेंज जब भी आएगी तो आपको -π/2 से π/2 की जैसे दिखेगा, ब्रैकेट्स अलग अलग होंगे लेकिन इंटरवल ऐसे दिखेंगे। इसके इंटरवल जो दिखेंगे वो 0 से पाई के दिखेंगे बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नोट 3 में नोट 3 कहता है कि आईटीएफ में हम थर्ड चतुर्थांश का प्रयोग कोणों के लिए नहीं करते हैं, कोणों के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि थर्ड क्वाड्रेंट हमारे किसी काम का नहीं है, किसमें? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक की बात तो सारी क्लियर हुई होगी, है ना। लेट मी रब दिस वन टू यू।
चलिए ठीक है, तो अपन एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला जो हम करेंगे वो है हमारा y बराबर साइन इनवर्स x के बारे में बात, ठीक है। फिर अपन बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले तो देख ले पहला जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। देखो मैं एक चीज और समझाऊं कि ये बेसिकली जो है ना बेटा, ये आपके तीन हमेशा साथ रहते हैं, ये साइन, टेन और कोसेक, है ना, और कॉस, सेक और कॉट, ये एक साथ रहने वाले हैं। तो इनके रेंज भी बिल्कुल सेम टू सेम चलती है। इसमें आपका आ गया y इक्वल टू साइन इनवर्स x। ओके, इसका प्रांत, इसमें पहली चीज है आपका प्रांत यानी डोमेन। डोमेन का मतलब x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक बेटा, जो साइन x की रेंज है वही इसका डोमेन होता है। तो x बिलोंग्स टू -1 से 1 आएगा बेटा, ठीक है। सेकेंड, इसका रेंज, तो अब देखो यहां पर ब्रैकेट क्या दे रखे हैं आपको, दोनों पे क्लोज क्लोज ब्रैकेट है ना, तो आपका आउटपुट जो आएगा ना वो आएगा क्लोज ब्रैकेट में -π/2 से π/2, ठीक है, क्लोज क्लोज ब्रैकेट, यहां भी क्लोज तो यहां भी क्लोज। तीसरा जो इसका पार्ट अपन को करना है वो है इसका ग्राफ, इसका ग्राफ। अब ग्राफ आपको समझने में याद करें अपन ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री छोड़ी थी कहां पर, पिछले चैप्टर में मैंने क्या बोला था, आईटीएफ में बनाऊंगा उसके ग्राफ, है ना। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाते हैं। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा आएगा, यहां आएगा -1, यहां आएगा +1, 1 पर ये जाएगा π/2, -1 पे जाएगा -π/2, ठीक है। उसका ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे आएगा, ये बाउंडेड होता है ना, बाउंडेड फंक्शन तो जानते हैं ना, जिसका परिसर दो निश्चित, मतलब जिसका परिसर दो निश्चित अंकों के अंतराल के मध्य हो उसको आप बाउंडेड फंक्शन बोलते हैं। तो यहां तो -π/2 से π/2 इसका रेंज आएगा, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, ग्राफ हो गया। -1 से 1 इसका इनपुट हो गया। अब इसमें और कुछ बातें करनी है, बिल्कुल करनी है। क्या है ये, नेक्स्ट पॉइंट है, ये चौथा नंबर है। ये जो है आपका कौन सा फलन है, अपने प्रांत में वर्धमान फलन है। क्या है ये, वर्धमान फलन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी जब आप इनवर्स हटाओगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। गुड। वर्धमान फलन के बाद फिर ये क्या है, विषम फलन है। ये क्या है, ये विषम फलन है। क्यों विषम फलन है, क्योंकि मूल बिंदु के सापेक्ष आपका आलेख सममित आ रहा है, तो आप बोलोगे कि ये क्या है, एक विषम फलन है, ठीक है ना। ये 5 चीजें हो गई। आवर्तीय फलन है नहीं, और ये क्या है आपका, परिबद्ध फलन है। मैं यहां लिख देता हूं कि सारे परिबद्ध फलन है वो तो, पर लिखने में क्या जा रहा है अपन को, परिबद्ध फलन है। आवर्तीय फलन नहीं है ये, क्योंकि आवर्तीय होता तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। ये पहला हुआ। आओ दूसरे पर चले ऐसे ही। दूसरा है हमारा y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x। y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x। पहला क्या था, साइन इनवर्स x, दूसरा क्या है, कॉस इनवर्स x। अब कॉस इनवर्स x के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला क्या है, कॉस इनवर्स x में पहली चीज जो हमें बतानी है वो है इसका डोमेन। सो डोमेन ऑफ द फंक्शन जो साइन का है वही कॉस का है, -1 से 1, ठीक बात है। फिर इसका रेंज बता दो, रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन। अब इसकी कितनी आएगी बेटा, क्लोज ब्रैकेट से 0 से पाई आने वाली है, ये बात भी क्लियर है। थर्ड थिंग इसका क्या है, थर्ड थिंग है इसका ग्राफ। ग्राफ ध्यान रखना है ना, ठीक है। ये कहां से कहां तक बनेगा, वही ले लो, -1 से ये बनेगा 1 तक, ठीक है। ये बीच में आएगा 0।
अब ये 1 पर तो 0 देगा और -1 पर ये पाई देता है बेटा, तो ये पॉइंट आपका पाई हो गया मान लो। यहां कहीं पर π/2 भी आएगा और ये 0 आएगा। तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा? यहां से ऐसे ऐसे। ये ग्राफ किसका है आपका? cos इनवर्स x का ग्राफ बन गया बेटा। ठीक है, अब ये कैसा बन रहा है? -1 से 1 जैसे बढ़ रहा है तो आपका ग्राफ क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है बेटा। ठीक है ना? तो यहां आप क्या बोलोगे कि ये कैसा है? ये आपका ह्रासमान फलन है, यानी इसको हटाओगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगी। ह्रासमान फलन। फिर क्या है ये? अच्छा, ये विषम है क्या? नहीं। ये सम है क्या? नहीं। तो ये है नैनो, तो डायरेक्ट लिख दूं नैनो। नाइदर इवन नॉर ऑड। क्यों? ना तो ये y अक्ष के सममित आया, न ये मूल बिंदु के सममित आया। और मजेदार बात, ये पूरा का पूरा ग्राफ जो है वो x अक्ष के ऊपर ही चल रहा है, 0 से पाई पे, है ना? नीचे तो आया ही नहीं ग्राफ, तो क्या करेंगे? नैनो है। और तीसरा और लास्ट वाला पॉइंट तो क्लियर है सबको कि ये परिबद्ध फलन होगा। बाउंडेड फंक्शन है ना, तो ये परिबद्ध फलन है। आई होप ये दूसरा भी क्लियर हुआ होगा आपको। तीसरे पे चले। तीसरा है हमारे पास y बराबर tan इनवर्स x। इसका पहला प्रांत निकालेंगे df। अब tan x की रेंज क्या है बेटा? tan x की रेंज तो रियल नंबर है ना, तो df आएगा हमारे पास। अच्छा, एक चीज और, x है ये और ये y है, ठीक है ना? x बिलोंग्स टू r, यानी पूरी रेंज देगा बेटा। फिर डोमेन रेंज क्या लेगा? ये रेंज तो इसका, ये कौन सा परिवार का है? साइन इनवर्स वाले परिवार का है। तो इसका r का मतलब क्या है बेटा? r का मतलब है माइनस अनंत से प्लस अनंत, तो दोनों तरफ ब्रैकेट कौन से लगे आपके? ओपन ओपन लगे। तो आपको यहां पर भी क्या करना है? रेंज जब लिखना है तो आंसर तो वही आएगा, -π/2 से π/2, बस दोनों तरफ ब्रैकेट में क्या लगा देना? ओपन ओपन लगा देना। ठीक है, ओके। फिर अपने को क्या चाहिए? इसका ग्राफ। थर्ड पॉइंट है इसका ग्राफ। ग्राफ बना लेते हैं इसका। ठीक है, अब ये बनेगा तो माइनस अनंत से और ये प्लस अनंत जाएगा। यहां पर ये π/2 और π/2 से लेना नहीं है बेटा, तो जिसको लेना नहीं है उस पर डॉटेड लाइन खींच दो। और यहां आएगा कहीं -π/2, इस पर भी डॉटेड लाइन खींच दो। ठीक है ना? चलिए, अब इसका ग्राफ कैसा आएगा? ये 0 है, 0 पे 0 रहेगा और ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा। ऐसे ही ये वाला ग्राफ ऐसे चला जाएगा और ये किसका ग्राफ बन गया? आपका tan इनवर्स x का ग्राफ बन गया। ठीक है, अब इसको ग्राफ देख करके पता तो चल ही रहा है कि ये क्या है। ये आपका वर्धमान फलन है। ये आपका वर्धमान फलन है। फिर ये विषम है और ये भी परिबद्ध है, क्योंकि फंस कहां से कहां के बीच में रहा है? -π/2 से +π/2 के बीच में, तो ये भी परिबद्ध फलन ही है। ठीक बात है। तो ये हो गए अपने पहले 3 पार्ट। चलिए, अब बाकी के 3 और बना लेते हैं। तो बस यहां से ये हटा देता हूं, 1 हटा देता हूं, ये हटाना है, ग्राफ तो पूरा ही हटाना है। ठीक है, यहां से जो भी आएगा वो लिखना है, यहां से जो आएगा वही लिखना है। बाकी परिबद्ध फलन तो अपन को मिटाना ही नहीं है बेटा, है ना? वो तो सब में आएगा। अब अपना अगला कौन सा लेंगे? हम ले रहे हैं अगला y = cot इनवर्स x। इसका डोमेन भी रियल नंबर होगा, यानी माइनस अनंत से प्लस अनंत होगा। फिर इसकी रेंज क्या होगी? अब ये 0 से पाई वाला है, तो ओपन ब्रैकेट में 0 से पाई मार दो, ये लो 0 से पाई हो गया। ये इसका ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है,
इसके ग्राफ में क्या होगा, शून्य और पाई लिखना है, शून्य को नहीं लेना है तो शून्य पर आप एक तरह से डॉटेड लाइन इमेजिन कर सकते हैं, हालांकि इसमें दिखेगी नहीं आपको, लेकिन कोशिश करें, मैंने डॉटेड बनाई है। और पाई यहां ले लेते हैं तो ये पाई पर भी डॉटेड लाइन बना दो ऐसे, ठीक है। और बीच में कहीं पर π/2 भी आ जाएगा, ये भी क्लियर। अब ये ग्राफ कैसा बनेगा, जैसे tan इनवर्स का बना ना वैसे ही, लेकिन थोड़ा उल्टा बनेगा, यानी माइनस अनंत की तरफ जब जाओगे ना तो ये आपको पाई देगा, वहां से नीचे आएगा, यहां से बना देता हूं पहले, ये ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। तो ये ग्राफ किसका बन गया आपका, कॉट इनवर्स एक्स का बन गया। तो ये कैसा फलन है, ह्रासमान फलन हो गया बेटा, ठीक है। इसके बाद ये कैसा है, नैनो है, क्या है, नैनो है, और परिबद्ध फलन है क्योंकि शून्य से पाई के बीच में फंसा हुआ है। अगले पर चलते हैं, कॉट इनवर्स एक्स है, इसको क्या करना था, ओके इसको हटा देते हैं, इसको हटाता हूं, इसको हटाता हूं, ग्राफ दोबारा बनाएंगे, और ये सब मैं रखना लूंगा है ना, बचा लूंगा, कैसे, मैं बना देता हूं y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स का, ठीक है। अब सेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है बेटा, सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है ना वो आपका होता है माइनस अनंत से -1 यूनियन 1 से लेकर और अनंत तक, ठीक बात है। माइनस अनंत से -1 यूनियन 1 से लेकर अनंत होता है, ठीक है। यानी माइनस अनंत से अनंत के बीच में उसने कुछ हिस्सा छोड़ दिया बीच का, कौन सा बीच का हिस्सा, -1 से 1 वाला हिस्सा छोड़ देता है वो, -1 ओपन से 1 ओपन तक का हिस्सा छोड़ रहा है, और माइनस अनंत से -1 जा रहा है, यूनियन 1 से अनंत तक जा रहा है। तो इसका रेंज जो आएगा, देखो कौन सा परिवार है, सेक वाला परिवार है, तो उसका परिवार में ब्रैकेट पे तो 0 पर भी क्लोज आएगा और पाई पर भी क्लोज आएगा, और 0 और पाई के जस्ट बीच में कौन है, आप बोलोगे सर 0 और पाई का जस्ट बीच तो π/2 होगा, बिल्कुल मिड क्या होगा, π/2, तो आप बस माइनस करके यहां पर लिख दो π/2, बस बात खत्म हो गई, ठीक है। 0 और पाई का जस्ट बीच वाला। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। इसकी रेंज जो है वो 0 से पाई है, तो आपको देखो क्या करना है, 0 भी लेना है और पाई भी लेना है, तो जो पाई लेना है तो उस पर मैंने डार्क लाइन खींच दी क्योंकि वो लेनी है वैल्यू। अच्छा, क्या नहीं लेना है, π/2 नहीं लेना है, तो मैंने π/2 को छोड़ दिया और उस पर मैंने डॉटेड लाइनें खिंचवा दी आपसे कि भाई ये जो वैल्यू आप छोड़ रहे हो ना उस पर डॉट लाइन खींच दो, ठीक है। अच्छा, इसका प्रांत कहां से कहां तक चलेगा, इसका प्रांत चलेगा माइनस अनंत से और -1 तक, और फिर चलेगा 1 से लेकर और अनंत तक। यहां तक की बात क्लियर है ना। अब ये ग्राफ कैसे बनाएगा, -1 पर ये देता है पाई, और माइनस अनंत पर ये -π/2 की तरफ चला जाएगा, यानी ग्राफ ऐसे जाएगा बेटा ये वाला, ठीक है। 1 पर देगा 0 और ऐसे जाएगा ये अनंत की तरफ। ये ग्राफ बन गया किसका, आपका सेक इनवर्स एक्स का। अच्छा, एग्जैक्टली ये पैरेलल नहीं है, ये बात समझना है, तो मैंने डायग्राम बनाया इसलिए आपको बिल्कुल पैरेलल दिखेगा, पर ये वास्तविकता में क्या होता है, उसके पास पास जा रहा है ना, अबाउट टू टच, ठीक है, ये बात क्लियर। अब ये फलन कैसा है, आप बोलोगे सर ये फलन जो है ना, ये फलन आपका वर्धमान फलन है। बोले सर ये कैसे, देखो माइनस अनंत से -1 तक देखना है, इतना एरिया देखो, वो तो हिस्सा है ही नहीं आपके डोमेन में, ये हिस्सा तो डोमेन में नहीं है। यहां से यहां तक देखो, तो जैसे जैसे आप बढ़ रहे हो ना वैसे वैसे आपका ग्राफ अपने y के मान को बढ़ा रहा है। फिर इधर मत देखो, फिर यहां से देखो, 1 से लेके अनंत तक प्रांत है आपका, 1 से लेके अनंत में भी आपका जो मान है y का वो बढ़ रहा है। तो ये ह्रासमान फलन न होकर के ये क्या बन गया, ये बन गया वर्धमान फलन। ये क्या बन गया आपका, वर्धमान फलन। पर ये नैनो है ना, क्योंकि y अक्ष के सम्मित भी नहीं है और x मूल बिंदु के सम्मित भी नहीं है, और परिबद्ध फलन भी है, ठीक बात। अगले पर चलते हैं, सेक इनवर्स एक्स के बाद अपन को लेना है कोसेक इनवर्स एक्स, ये भी जाएगा, इसे भी हटा दो, ग्राफ भी हटा देते हैं।
और यहां से वर्धमान भी हटा देते हैं, बाकी सब सेम आ जाएगा। करके देखें तो अब अपना लास्ट वाला क्या है, कॉट इनवर्स हो गया, सेक इनवर्स हो गया, अब है हमारे पास कोसेक इनवर्स एक्स। इसका प्रांत क्या होगा, माइनस अनंत से -1 होगा, यूनियन 1 से अनंत आएगा। ठीक है, रेंज ये कोसेक है तो ये तो देगा -π/2 से और π/2, लेकिन -π/2 से π/2 का जस्ट बीच वाला नंबर कौन सा है, तो बिल्कुल बीच में जाएगा 0, तो 0 छोड़ दो, उसने भी छोड़ा इसने भी छोड़ दिया। ठीक है ना, ग्राफ बनाए इसका, ये आपका -1 होगा, ये आपका +1 होगा, ये 0 है ना। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, π/2, तो π/2 पे लाइन खींचो पहले, तो उसे लेना है इसलिए, है ना, इसलिए मैंने π/2 लिखवाया, और ऐसे -π/2 पे भी लाइन खींचो एक। ठीक है जी। अच्छा, अब ग्राफ कैसे बनेगा, 0 से देना लेना ही नहीं है ना। ठीक है, तो ये 0 वाली लाइन पर ही मान के चलोगी डॉटेड है, यही लाइन आपकी क्या है, डॉटेड है। तो अब वो -1 पर क्या देगा आपको, -π/2 देगा, और यहां से जाएगा ऐसे। ठीक है, 1 पर वो देगा π/2 से ऐसे। ठीक है, तो अब देखो ये आपका माइनस अनंत था, माइनस अनंत से -1 पर आपका ग्राफ क्या कर रहा है बेटा, डिक्रीज कर रहा है, और 1 से अनंत पर भी वो अपने मान को π/2 से 0 की तरफ लेके आ रहा है। तो इसका मतलब जो फलन हमें दिया गया है वह आपका कैसा है, वह ह्रासमान है। ये पहली चीज क्लियर। लेकिन मूल बिंदु के सापेक्ष सममित है, इसलिए ये विषम फलन है, और परिबद्ध फलन तो इसे होना ही था। ये लो आपके क्या हो गए, ये जो आपके 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उन 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ और उनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो सब हमने एक जगह पर समाहित करा। आई होप आप अपनी नोटबुक के अंदर इसको बहुत अच्छे से बनाएंगे, और सिर्फ बनाएंगे नहीं, इसे याद भी रखेंगे, क्योंकि इसका इस्तेमाल तो बहुत ही भयानक तरीके से होने वाला है। ठीक है, मतलब आपको अगर प्रांत परिसर का खेल आ गया ना समझ में, तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिकली आपके लिए हलवा है, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर ये समझ नहीं पा रहे हो ना कि ये रेंज और डोमेन का खेल क्या है, तो फिर ये बहुत परेशान करेगा। इसलिए शुरू से जो जो चीजें समझाई जा रही हैं उन्हें आराम से समझते हुए चलते चलेंगे। ठीक है ना, चलिए, तो ये हो गए हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमको पहले डाउट था कि साहब इनवर्स कैसे निकलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक का, वो तो आवर्तीय फलन था। हमने कहा उसके डोमेन के और रेंज को हम रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। हमने उसके डोमेन को और कोडोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके उसको एकाकी और आच्छादक बनाया। जब हम उसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे तो हमारे पास बहुत सारी चॉइस थी कि हम कहीं से भी उसको रेस्ट्रिक्ट करके और क्या कर सकते थे, उसे एकाकी बना सकते थे। लेकिन हमने क्या चुना, हमने चुना कि हम न्यूमेरिकली लीस्ट इंटरवल को चुनेंगे। तो हमने न्यूमेरिकली लीस्ट चुना, जिसमें कॉस वाले में हम थोड़ा सा फंस गए थे क्योंकि 2 इंटरवल आ रहे थे। तो हमने कहा कि उसमें से जो धनात्मक वाला है हम उसे ही चुनेंगे, क्योंकि हम तो हमेशा पॉजिटिव ही हैं, हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स तो है ही नहीं। ठीक बात, यहां तक की बात क्लियर। चलिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम याद कर लें। ठीक है, यहां तक की कहानी में हमको जो जो याद रखना है ना, पीटीआर वो याद करते हैं। पीटीआर में पहला पॉइंट बेटा, पीटीआर का पहला पॉइंट कहता है कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स कोण निरूपित करते हैं। कोण निरूपित करते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ये एंगल रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये एंगल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसको समझो बेटा, है ना। ये कोण को निरूपित करते हैं तो बोल दिया, पर कैसे, मतलब देखो, जैसे मैंने बोला साइन इनवर्स 1/√2। आपको ये पूछा गया कि बताओ साइन इनवर्स 1/√2 क्या होगा,
तो आप इसको कैसे निकालोगे? इसको ऐसे निकालोगे कि आप इमेजिनेशन करोगे कि साइन एक्स के अंदर कौन सा कोण रखूं कि मुझे 1/√2 मिल जाए। तो आप क्या बोलोगे? π/4। क्यों? क्योंकि आपको आंसर कहां से कहां तक में देना है? -π/2 से π/2 में। तो आप बोलोगे कि सर वो π/4 होगा। क्यों? इसको इधर लाओगे तो साइन π/4 1/√2 बनेगा ना। तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? वो बात समझ में आनी चाहिए आपको। जैसे मैंने बोला कि tan इनवर्स, और मान लो मैंने कहा 1/√3। अब tan इनवर्स 1/√3 कब आएगा भैया? साइन 30/cos 30 का मतलब क्या होता था? tan 30 होता था, वही 1/√3 था। तो tan में अगर 30 डिग्री डालोगे तो 1/√3 मिलेगा ना। ऐसे ही tan इनवर्स 1/√3 क्या हो जाएगा? आपका π/6 हो जाएगा। तो आपको इमेजिनेशन में क्या लेके आना है कि आखिर tan के फॉर्मूले से 1/√3 कैसे आता है बाहर, ठीक है ना। अच्छा, जैसे मैंने बोला मान लो cos के अंदर मैंने बोला -1। अब cos के अंदर -1 तो देखा जाए तो cos इनवर्स में cos इनवर्स -1, तो cos के अंदर तो पाई पर होगा, फिर 3π होगा, 5π होगा, लेकिन हम अपने आप को रोक चुके हैं। cos इनवर्स रुक चुका है कहां से कहां तक में? 0 से पाई में। तो जब cos इनवर्स आपका 0 से पाई में रुक गया है तो इस पूरे अंतराल में से कौन सा कोण होगा जो आपको -1 देगा? वो पाई है। तो cos इनवर्स -1 कितना आ जाएगा बेटा आपके पास? पाई आ जाएगा। तो ये जो साइन इनवर्स, cos इनवर्स, tan इनवर्स है, इन सब का जो आउटपुट है वो आपको क्या रिप्रेजेंट करा रहा है? वो कोण रिप्रेजेंट करा रहा है, यानी एंगल रिप्रेजेंट कराता है। ये पहली बात क्लियर हुई, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, यदि, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना है ना। आंख, कान, नाक, गला, मुंह जो भी खोल सकते हैं खोल लो और ध्यान से समझो इसको। यदि x धनात्मक हो, यदि x धनात्मक हो, तब सभी ITF समझ गए? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। कौन से? साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक और कोसेक इनवर्स, सभी ITF अपना परिणामी कोण, अपना परिणामी कोण मतलब आउटपुट एंगल जो होगा ना, परिणामी कोण प्रथम चतुर्थांश में देंगे, ठीक है। यानी जब भी मैं कोई पॉजिटिव एंगल डालता हूं, जैसे मान लो मैंने आपसे बोला कि मैं cos इनवर्स और √3/2 की बात कर रहा हूं, तो अब का ये जो इनपुट है यानी x जो है वो कैसा है? धनात्मक है। तो मुझे मालूम है कि अब जो कोण आएगा, देखो कोण तो कहां से कहां तक आएगा? कोण जो आना है वो 0 से पाई तक आना है बेटा। कोण जो आना है वो कहां तक आना है? 0 से पाई आना है। अब अगर कोण आपका 0 से पाई आएगा तो क्या होगा? आपको ये देना पड़ेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी 0 से π/2। तो 0 से π/2 में कौन सा कोण है जो ऐसा कर सकता है 30 डिग्री? तो आपको बोलना पड़ेगा कि सर इसका आंसर आ गया π/6 यानी 30 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो अगर x धनात्मक है तो सभी ITF अपना परिणामी कोण प्रथम चतुर्थांश में देंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पॉजिटिव में सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलेंगे, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट, फिर इंपॉर्टेंट है, यदि x ऋणात्मक हो, यदि x क्या हो? ऋणात्मक हो, तब साइन इनवर्स x tan इनवर्स x और इसका भाई कोसेक इनवर्स x, साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x अपना कोण
फोर्थ चतुर्थांश से तथा cos इनवर्स x, sec इनवर्स x और cot इनवर्स x अपना कोण cos इनवर्स x, sec इनवर्स x और cot इनवर्स x अपना कोण द्वितीय चतुर्थांश से लेते हैं। ठीक है, इसको भी समझा देता हूं। जैसे मैंने कहा मान लो साइन इनवर्स माइनस का √3/2, तो आपको यह समझना है कि ये जो नेगेटिव आ गया है तो अब इसका आंसर जो आएगा ना वो 0 से π/2 में तो नहीं आएगा, वो कहां से आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट से। और फोर्थ क्वाड्रेंट हम कहां से ले रहे हैं? -π/2 से 0 ले रहे हैं, तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा? माइनस का π/3 यानी 60 डिग्री, माइनस का 60 डिग्री। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो। कैसे? चूंकि साइन इनवर्स विषम फलन है तो ये माइनस बाहर फेंकेगा और ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स √3/2। अब ये धनात्मक है, इस वजह से क्या हुआ? इसको π/6 देना था, सॉरी π/3 देना था और नेगेटिव साइन बाहर बैठा था तो -π/3। लेकिन आप इसको ऐसा ना समझ के क्या समझे कि अगर ये आपका नेगेटिव आ गया है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं आपको बोल देता कि मान लो cos इनवर्स और माइनस का √3/2 आएगा, तो अब ये कहां लेने जाएगा कोण? देखो cos कहां नेगेटिव है, पहले ये सोचो। cos नेगेटिव है पहला तो सेकंड क्वाड्रेंट में और फिर थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट को तो हम यूज करने वाले नहीं है तृतीय चतुर्थांश का, तो सेकंड क्वाड्रेंट में चलेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा कोण होगा जो √3/2 भी देगा, वो भी ऋणात्मक का देगा, तो वो हमारा कौन सा होगा? cos का 150 डिग्री होगा। तो cos 150 डिग्री का मतलब हो गया आपका, ये आ जाएगा आपके पास 5/6। ये आपका आंसर है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा cos का परिवार, और साइन का परिवार फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। कब? जब उसे ऋणात्मक मान लेने हो। ठीक बात है ना? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट हो गए। ठीक है, 3 पॉइंट हो चुके। चौथा पॉइंट हमारा क्या है? चौथा पॉइंट पीटीआर में थर्ड चतुर्थांश का प्रयोग आईटीएफ में नहीं होता। ठीक है, थर्ड चतुर्थांश का प्रयोग आईटीएफ में नहीं होता है। थर्ड क्वाड्रेंट से हमारे किसी भी कंडीशन में किसी भी आईटीएफ का एंगल नहीं आने वाला है। ठीक बात है ना? चौथा, तीन के बाद ये चौथा ही पॉइंट था। पांचवा, ठीक है ना, चतुर्थांश का प्रयोग आईटीएफ में नहीं होता है। प्रत्येक आईटीएफ 1/1/2 फलन होता है। ठीक है ना, प्रत्येक आईटीएफ क्या है? 1/1 और ऑन2 फलन होता है। ठीक बात है, इसका मतलब इसमें पीरियोडिसिटी की बात नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, साइन इनवर्स एक्स
कोसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स क्या होते हैं? अपन ने लिख लिया था, फिर लिखवा रहा हूं, विषम फलन होते हैं, विषम फलन होते हैं। ठीक है, विषम फलन होते हैं। जबकि कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स नैनो होते हैं। नैनो, आई होप अब आपको याद होगा ना, नाइदर इवन नॉर ऑड। कई बच्चा बोले सर नैनो की स्पेलिंग गलत लिख रहे हो, टाटा नैनो वाला नैनो नहीं है ये नैनो है। नाइदर इवन नॉर ऑड होते हैं, फलन तो मालूम ही है होते हैं। ठीक है ना, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका। तो आपके कितने पॉइंट हो गए? 3 पहले लिखा है, 3 ये हो गए, 6 पॉइंट हो गए। ठीक है ना, इसके बाद का पॉइंट साइन इनवर्स एक्स कॉमा टेन इनवर्स एक्स कॉमा और सेक इनवर्स एक्स क्या है? वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। जबकि कॉस इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स ह्रासमान फलन है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट प्रत्येक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आलेख, प्रत्येक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आलेख उसके त्रिकोणमितीय, उसके त्रिकोणमितीय फलन के आलेख, प्रत्येक आईटीएफ का आलेख उसके त्रिकोणमितीय फलन के आलेख से y बराबर x के सापेक्ष, y बराबर x के सापेक्ष सममित होता है। ये तो हमने पढ़ा था, याद करो। हर इनवर्स का उसके फंक्शन के साथ जो ग्राफ बनता है वो y इक्वल टू एक्स से सेम होता है। तभी तो हम y बराबर x सब्स्टिट्यूट किया करते थे बेटा। तो ये हो गए आपके 3, 2, 5, 3, 8 पॉइंट्स जो आपके इनवर्स की शुरुआत में आपको सीखने अति आवश्यक हैं। ये जो लास्ट पॉइंट है इसको मैं ग्राफ से दिखाता हूं, ठीक है ना, ताकि आपको भी थोड़ा सा लगे कि हाँ ये सही कहा गया है कि ये जो है ना ये इमेज है। जैसे जैसे मैं कहूं y बराबर मेरे पास एक फंक्शन है बेटा cos x, ठीक है, और मैं लेता हूं y बराबर एक और मैंने लिया cos इनवर्स x। इसका प्रांत तो आपको मालूम है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा, और इसका परिसर जो आएगा वो आपको क्लियर है कि -1 से 1 आएगा, है ना। लेकिन आपको रेस्ट्रिक्ट करना है इसको, तभी तो आप इसका इनवर्स निकाल सकते हो। तो आपने इसका रेस्ट्रिक्शन में क्या किया था? आपने इसके रेस्ट्रिक्शन में 0 से पाई किया था, तो आपने ये डोमेन फिक्स करा। तो इसकी जो आएगी उल्टी आ जाएगी, x बिलोंग्स टू ये देगा आपको -1 से 1, और ये वाला y देगा आपको 0 से पाई। बोलो बात समझ में आई? क्यों है 0 से पाई? ठीक है ना, ये तो राइम हो गई बढ़िया वाली। अच्छा, अब जरा ग्राफ देखना। मैं बनाता हूं सबसे पहले y बराबर cos x का ग्राफ। ठीक है, और कहां से कहां तक बनाना है? 0 से पाई बनाना है। ये 0 होगा, यहां कहीं पर पाई बाई 2 आएगा बेटा,
और यहाँ कहीं पर पाई आएगा, और इनका जो ग्राफ जाएगा भाई साहब का वो कैसा जाएगा, cos 0 पर 1 होता है, π/2 पे 0 होता है, तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा नीचे और यहां से घूम के ऐसे आ जाएगा। आई होप, सॉरी, ये लो, तो ये पॉइंट आपका 1 आया, ठीक है ना, थोड़ा सा भावनाओं को समझे, और ये पॉइंट आपका -1 आया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ये आपका किसका ग्राफ बना, y बराबर cos x का ग्राफ बना, ठीक है। अब मैंने क्या करा, यहां से y बराबर x वाली एक लाइन खींच ली, y बराबर x वाली लाइन आ गई बेटा अपने पास, है ना। अब आप क्या करो, ध्यान से देखना है ना, ये जो π/2 है, इसको 1 अगर यहां पर है तो π/2 यहां कहीं पर होगा, इसको मैं π/2 लिख लेता हूं। ये पाई जा रहा है तो इसकी इमेज यहां कहीं पर पाई आएगी, इसको मैं लिख लेता हूं, ठीक है ना। ये जो 1 आपको दिख रहा है, इसकी इमेज y = x से यहां कहीं पर आएगी, तो इसे मैं 1 लिख लेता हूं। और -1 की जो इमेज होगी वो कहां पर आएगी, y = x से वो यहां कहीं पर आएगी -1, तो यहां -1 लिख लेता हूं, ये मैंने लिख लिया, ठीक है। अब देखते हैं ग्राफ। अब आप ध्यान से देखो, ये आपकी मिरर लाइन है, ठीक है। मिरर लाइन पर अगर आप देख रहे हो तो इस पार्ट का, ये वाला जो पार्ट आपने बनाया, क्या इसका इमेज जो होगा वो कुछ ऐसे आएगा, ध्यान से देखना, यहां से रेड वाला जो मैं बनाऊंगा ग्राफ, वो ग्राफ देखना, क्या ये जो पार्ट का ये जो मैंने इमेज बनाई है ना, ये वाला पार्ट जो मैंने बनाया, वो इस वाले पार्ट की इमेज दिख रही है आपको। इसको भूल जाओ अभी, ये वाला पार्ट भूल जाओ, ये नहीं है ना, थोड़ी देर के लिए मैंने इसको छुपा दिया मान लो, है ना, इसमें तो सभी छुप जाएगा, ये छुपा दो, तो आपको मिरर इमेज दिख गई y = x से, ये वाला। और अब इस वाले पार्ट की इमेज बनानी है, तो ये वाला जो पार्ट है वो नीचे आएगा और इस पार्ट की इमेज ऐसे ले जाएगा। तो आप देखो, इसकी इमेज ये वाला है और इसकी इमेज ये वाला है, तो ये इमेज ही बनाया गया था, इसी वजह से आपका cos इनवर्स x का ग्राफ कुछ इस तरीके से बना, और ऐसे ही सारे ग्राफ बनाए गए हैं, ठीक है। तो जो भी आपका आलेख होगा वो क्या होगा, वो सममित होगा, किसके सापेक्ष, आपके y बराबर x के सापेक्ष सममित होगा, ठीक है। चलिए, तो ये बात हमारी हो गई। अब कर लेते हैं कुछ सवाल, और बाकी सवालों को ले चलेंगे कहां पर, हमारे प्रैक्टिस सेशन में। तो 2-3 सवाल तो ट्राई कर ले, है ना। तो क्वेश्चन है हमारा कि यदि साइन इनवर्स -1/√2 प्लस कॉस इनवर्स -1/√2 प्लस tan इनवर्स -1/√3 प्लस कॉट इनवर्स, अच्छा इसको ऐसा करते हैं, रुको, -tan इनवर्स -1/√3 और कॉट इनवर्स -1/√3 बराबर k π/p है, तब k + p ज्ञात करें। क्वेश्चन आई होप समझ में आया होगा। साइन इनवर्स -1/√2, कॉस इनवर्स -1/√2, टेन इनवर्स -1/√3 और कॉट इनवर्स -1/√3 का मान k π/p दिया है, तो k + p का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब ये सवाल कैसे होगा, आप पहले सवाल लिख लो, साइन इनवर्स -1/√2 प्लस कॉस इनवर्स -1/√2 माइनस, अब इसको लिख लो टेन इनवर्स -1/√3 प्लस कॉट इनवर्स -1/√3 बराबर k π/p। ये सवाल है। अब वैल्यूज डालते बेटा, तो साइन इनवर्स -1/√2 की वैल्यू माइनस का π/4, क्योंकि ये कहा जाता है नेगेटिव के लिए आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, ये वाला जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में वो क्या होगा, π - π/4, यानी कि ये देगा 3π/4,
ये जाएगा तो माइनस माइनस प्लस करेगा, और ये कितने पर आएगा बेटा आपका 1/√3 कितने पर आता है 30 डिग्री पर, है ना। तो ये 30 डिग्री के हिसाब से माइनस माइनस हो जाएगा, या इसको ऐसे लिख लो माइनस ऑफ माइनस, और ये देगा आपको π/6, ठीक है। और ये प्लस के बाद ये जाएगा कहां पर, ये जाएगा 5π/6 पर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 3π/4 और माइनस का π/4 का मतलब हो गया 2π/4 यानी कि π/2, और ये आ जाएगा आपका π/6 और प्लस 5π/6, ठीक बात है यहां तक। तो π/2 है और 5π/6 प्लस π/6 यानी 6π/6 यानी पाई, तो ये बन गया आपका पाई प्लस π/2, यानी ये आ गया बेटा 3π/2, और 3π/2 को हमको बोला गया है k π/p के बराबर होगा। तो यहां से k का वैल्यू तो 3 आया और p का वैल्यू 2 आया, तो मेरा k प्लस p जो है वो 5 होगा। ये मेरा फाइनल आंसर है, ठीक बात है, समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट, मान लीजिए आपका क्वेश्चन आया cos इनवर्स टू tan इनवर्स टू का मान ज्ञात करें, ठीक है। मान लो ऐसा कुछ सवाल आ गया, ठीक है, कि cos इनवर्स ऑफ 2 tan इनवर्स 2 का मान ज्ञात करें। अब आपको ऐसा तो पता नहीं है ना 2 tan इनवर्स में tan इनवर्स 2 का मान क्या होगा, ये मुझे पता नहीं है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है वो कर लेते हैं अपन। ये cos इनवर्स नहीं, ये cos लिख लो ना, cos ऑफ 2 tan इनवर्स 2 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा, अब जरा इसको करें। सवाल हमारे पास है cos ऑफ 2 tan इनवर्स 2 का मान हमें ज्ञात करना है। तो मैंने आपसे बोला कि चलिए कुछ मत करें, tan इनवर्स 2 को थोड़ी देर के लिए थीटा मान लें। tan इनवर्स 2 को क्या मान लें थोड़ी देर के लिए, थीटा। अच्छा, जब आपने tan इनवर्स के अंदर क्या डाल दिया, धनात्मक मान डाला, तो आपका थीटा कहां से कहां तक जाएगा, वह जाएगा 0 से π/2 के बीच में। तो ये जो थीटा मान है ये आपका क्या होगा बेटा, 0 से और π/2 का कोण है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि आप जैसे ही ये लिखेंगे ना, तो यहां से आपको 2 बराबर क्या मिल जाएगा, tan थीटा मिल जाएगा। 2 बराबर आपके पास क्या आ गया, tan थीटा आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मान किसका निकालना है, आपने तो मान लिया था कि tan इनवर्स 2 क्या है, थीटा। तो आपको किसका सवाल का जो क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन क्या बन गया कि आपको तो cos 2 थीटा निकालना है। आपको तो क्या निकालना है, cos 2 थीटा निकालना है। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब आ गया 1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2। तो 1 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा आपका -1, और ये आ जाएगा 3। तो आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर कितना आएगा, माइनस का 1/3 आएगा। ये ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि tan इनवर्स 2 अगर थीटा है तो tan थीटा बराबर 2 रहा होगा, तभी तो ये आपका 2 बराबर tan इनवर्स 2 बराबर थीटा बना। और फिर वो सवाल में आपने tan इनवर्स 2 की जगह क्या डाल दिया, थीटा डाला, तो क्वेश्चन cos 2 थीटा बन गया, जो कि फॉर्मूला है, tan थीटा की वैल्यू आए, तो आपने आंसर निकाल लिया। क्लियर है, बोलो हाँ या ना। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सवालों की प्रैक्टिस अपन करेंगे अपने प्रैक्टिस सेशन में। चलिए, तो अब हम आ गए हमारे प्रैक्टिस सेशन में, और प्रैक्टिस सेशन हमारा ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहला सेशन। पहला सवाल क्या है बेटा, साइन इनवर्स log x/3 टू द बेस 2 का प्रांत ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो, ये तो हमें क्लियर है कि सबसे पहले तो हम किसको बचाएंगे, इस log को बचाएंगे, है ना। तो log को बचाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा कि x/3 जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये आपसे कहेगा कि x शुड बी ग्रेटर देन 0, और x शुड बी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ कि आपका x जो है वो 0 से लेके और अनंत तक चल रहा है। इससे क्या हुआ, ये आपका log सेफ हो गया। अब ये साइन इनवर्स है, हम जानते हैं साइन इनवर्स का जो प्रांत है वो -1 से 1 का है, तो उसके अंदर जो भी है वो उसको -1 से 1 देना चाहिए। तो हमें बोलना पड़ेगा कि log x/3 टू द बेस 2 जो होगा वो आपका -1 से लेकर और 1 तक चलेगा। अब देखो, आधार कैसा है, आधार जो है वो 1 से बड़ा है। अगर आधार 1 से बड़ा है तो एंटी लॉग लेने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब 2 की पावर -1 आएगा,
यहां x बटे 3 आ जाएगा और यहां आ जाएगा 2 की पावर 1। इसमें से अगर अपन x का मान निकालना चाहेंगे तो वो आएगा 3 बटे 2 से x जो जाएगा वो 6 तक जाएगा, और ये जो मान आ रहा है ये इसको संतुष्ट कर देगा क्योंकि ये 0 से अनंत के लिए रेडी था। तो आपका फाइनल प्रांत कितना आएगा, 3 बटे 2 से 6। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो गया बेटा, यहां पर आपका ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यदि अल्फा जो है वो साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ tan ऑफ कॉस इनवर्स 2/3 है, और बीटा जो है ना वो साइन ऑफ कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1/3 है। एक द्विघात समीकरण के मूल है अल्फा और बीटा, और एबीसी पूर्णांक है तथा सी अभाज्य है, तब a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा। अब देखो ये सवाल करने में मतलब कोई ज्यादा टेंशन का काम नहीं है, सिर्फ दिखने में ये सवाल खतरनाक है। सबसे पहले अल्फा के बारे में बात करेंगे अपन। तो अल्फा हमारे लिए साइन था, साइन के अंदर हमारा कॉट इनवर्स है बेटा, कॉट इनवर्स के अंदर हमारा tan आ रहा है, tan के अंदर ब्रैकेट में है कॉस इनवर्स और 2/3 बेटा। अब देखो 1 2 3 4 खोले तो 4 बंद भी कर दो। अब मुझे यह पता नहीं है कि कॉस इनवर्स 2/3 क्या मान देगा, ठीक है ना, ये मुझे पता नहीं है कि कॉस इनवर्स 2/3 क्या मान देगा। तो इसको करने का तरीका मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि इसको करने का एक ही तरीका है, उसमें अपन क्या कर सकते हैं, हम कॉस इनवर्स 2/3 को थोड़ी देर के लिए थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, थीटा। अब देखो ये धनात्मक होने की वजह से आपका जो थीटा है ना वो आपका 0 से और π/2 के मध्य होगा, ये बात क्लियर। और ये जंप अलाउ कर देगा आपका, तो 2/3 कितना आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा cos थीटा, ये समझना। पर आप और ये आप प्रॉपर्टी जानते हैं, इस प्रॉपर्टी का अपन भयानक इस्तेमाल करेंगे। अब क्या कि f ऑफ f इनवर्स x क्या होता है, x होता है, ठीक है। यहां tan लिखा है और ये cos का है। तो अगर मैं आपसे एक ट्राइंगल बनाने के लिए बोलूं तो आप बोलोगे कि सर इस ट्राइंगल में अगर ये कोण थीटा है तो 2/3 क्या होगा बेटा, ये 2 होगा, और सॉरी cos है ना, तो ये 2 होगा, ये 3 होगा, और अगर ये ऐसा हुआ तो ये आपका √5 होगा, ठीक है। अब मैं पूछता हूं कि बताओ अगर ये ट्राइंगल है तो tan थीटा कितना होगा। तो आप बोलोगे कि सर tan थीटा जो आएगा ना वो आपका आ जाएगा √5/2। tan थीटा कितना आ जाएगा, √5/2। तो बेसिकली आपका जो थीटा आने वाला है क्या वो tan इनवर्स √5/2 आने वाला है, ठीक है ना। ये आपका क्या आ जाएगा, √5/2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अगर हमने बोला कि इसको हमने थीटा माना, इसको हमने थीटा माना, तो tan थीटा का मान कितना है, इसको निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको हटा देते हैं। अगर मैंने इस पूरे को थीटा माना तो ये tan थीटा लिखा हुआ है। तो आपका सवाल अब कन्वर्ट होकर के क्या बनेगा कि सर अल्फा बराबर यहां साइन है, यहां कॉट इनवर्स है, ठीक है। यहां कितना आ रहा है, कॉट इनवर्स आ रहा है, और ये जो tan थीटा था आपका वो √5/2 आ गया, ठीक है। अब क्या करो, ये ऐसे आ गया ब्रैकेट में, कॉट इनवर्स √5/2 को फिर से कुछ एंगल मान लो कॉट इनवर्स, मैंने √5/2 को फिर से एक कोण मान लिया, मान लीजिए मैंने उसे θ1 मान लिया। तो आपको क्या बोलना पड़ेगा कि अब cot θ1 कितना आ रहा है हमारे पास, √5/2 आ रहा है, ठीक है ना। अब cot θ1 अगर आपका √5/2 आ रहा है तो एक ट्राइंगल फिर से बना लो। इस ट्राइंगल में ये θ1 अगर है तो cot θ क्या होगा, cot θ होगा ये √5, ये 2 और ये 3 ही होगा, ठीक है ना। हाँ, यहां से आपको साइन निकालना है, तो साइन थीटा कितना आएगा, क्योंकि आपने देखो क्या करा, इस पूरे को θ1 मान लिया, तो आपको किसका मान चाहिए, बेसिकली आपको अल्फा में साइन θ1 चाहिए। तो साइन θ1 निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो साइन θ1 कितना आ जाएगा आपका, 2/3 आ जाएगा, और यही आपका अल्फा है। तो सबसे पहली कहानी आपको समझ में आई कि मैंने उतना बड़ा जो पोर्शन है उसमें क्या करा, कोण मान के मैंने उसे एडजस्ट कर लिया, और उससे मुझे साइन θ1 का मान कितना मिल गया, 2/3 मिल गया बेटा, ठीक है। तो इसको अपन हटा देते हैं यहां से। तो हमारा जो अल्फा आ गया है वो कितना आ गया है, वो आ गया हमारा 2/3, ठीक है। अब ऐसे बीटा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब इसको बीटा को कैलकुलेट करना है तो इसको अपन ऐसा करते हैं, देखो बीटा बराबर
ये लिखा है साइन, है ना। यहां क्या आ जाएगा आपका कोसेक इनवर्स, इसके अंदर है कॉट, और कॉट के अंदर टेन इनवर्स 1/3। अब फटाफट इसको समझते हैं। मैंने कहा आप क्या करो, टेन इनवर्स 1/3 को थोड़ी देर के लिए θ1 मान लो, तो आपका क्या आ जाएगा, टेन θ1 जो आएगा वो 1/3 आ जाएगा बेटा। ट्राइंगल बना लो फटाफट, ये कोण आपका θ1 हो गया, है ना। तो 1/3 का मतलब ये 1 ये 3, तो ये √10 आ जाएगा, ठीक है, ये √10 आ गया। तो यहां से आपको cot θ चाहिए, क्या चाहिए, cot θ1। तो आप cot θ1 बता दो कितना आ जाएगा। cot θ1 आपके पास कितना आ जाएगा, यहां से देखोगे तो 3 आ जाएगा। ये cot θ1 कितना आया है, ये पूरा पार्ट हो गया आपका 3, क्योंकि इसको θ1 माना आपने, तो ये cot θ1 हो गया। cot θ1 कितना आ गया आपका, 3 आ गया, ठीक है। cot θ1 अगर 3 आ गया तो आपका जो अब सवाल बचा बीटा का, वो क्या बचा, साइन ऑफ कोसेक इनवर्स 3, ठीक है। अब कोसेक इनवर्स में भी आपको 3 का मान पता नहीं है, तो आप फटाफट क्या कर लो, कोसेक इनवर्स 3 को थोड़ी देर के लिए θ2 मान लो। तो 3 बराबर क्या आ जाएगा आपका, कोसेक θ2, ठीक है। और हमको क्या चाहिए, अगर आपने इसको θ2 माना तो हमको बीटा का जो मान मिलेगा ना, उसका नाम होगा साइन θ2, क्योंकि आपने इसको θ2 मान लिया, ठीक बात है। और कोसेक θ2 अगर ये आ गया तो आपका जो बीटा आने वाला है वो 1/3 आएगा बेटा। ये बात भी क्लियर, ठीक है। हालांकि मैं इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता था, पर मैंने इसको कुछ ऐसे कर लिया, ठीक है। अब इसे रब कर देते हैं, तो हमारा बीटा कितना आ गया है, हमारा बीटा आ गया है 1/3। और उसने कहा है कि ये किसी द्विघात के क्या है, मूल है। तो हमारा द्विघात क्या होगा, वो द्विघात x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है। ये आप ऐसे सीधे सीधे निकाल लो इसको, कि आपका क्या आ जाएगा, x माइनस 2/3 इंटू एक्स माइनस 1/3 बराबर 0। आपसे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x² और माइनस का x कॉमन लोगे ना, तो 2/3 प्लस 1/3 मूलों का योग हो गया, प्लस मूलों का गुणा यानी कि 2/9 बराबर 0, है ना। तो ये आ गया x² माइनस 2/3 और ये तो 1 हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 2/9 बराबर 0। और 9 से आप इसमें एलसीएम ले लोगे तो आपको मिलेगा 9x² माइनस का 9x और प्लस का 2 बराबर 0। अब उसने बोला है a b c पूर्णांक है और c अभाज्य है, तो 2 इकलौता नंबर होता है, इवन नंबर जो अभाज्य होता है। तो ये अगर मैच हो गया तो मैं बोलूंगा a बराबर 9 है, b बराबर -9 है और c बराबर 2 है। तो आपका a प्लस b प्लस c का मान क्या आएगा, 9 और 9 कैंसिल, और आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा डायरेक्टली। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो फाइनली करेक्ट ऑप्शन है, ठीक बात। चलिए नेक्स्ट सवाल, x के मानों की संख्या जो समीकरण को संतुष्ट करती होंगी, ठीक है, ओके। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कॉस, और ये आर्क कॉस एक्स जो लिखा है ना बेटा, आर्क कॉस एक्स, इसका मतलब कॉस इनवर्स ही होता है ना। ये भी अपने आप में एक लिखने का तरीका है। तो ये है 3 कॉस इनवर्स x माइनस 1 बराबर 0 दे रखा है बेटा आपको, ठीक है। ये आ गया आपका अच्छा ठीक है, पहले तो प्रांत सेट कर लो। x माइनस 1 का मान जो होगा वो -1 से और 1 होगा। अब इसको इधर लेके जाओगे ना तो आपका x का जो मान है ना वो 0 से लेकर और 2 तक आएगा। ये तो आपने पहले इसका प्रांत सेट कर लिया बिना सवाल में कोई गणितीय संक्रिया लगाए, ठीक है ना। अब आपसे बोला जा रहा है कि इसका मान 0 होना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताओ कि कॉस इनवर्स का जो मान है वो कहां से कहां तक होगा। कॉस इनवर्स x माइनस 1 का जो रेंज आने वाला है बेटा, वो रेंज आपको पता है ना, 0 से पाई आएगा। ये बात तो क्लियर है, ठीक है। और उसके आगे 3 मल्टीप्लाई है, तो 3 से मल्टीप्लाई करते क्या ये 0 से 3 पाई हो जाएगा। और 0 से 3 पाई के बीच में जो ये मान देगा उसमें कॉस कहां कहां 0 है। तो आप जानते हैं कॉस 0 होगा x बराबर π/2 पर, सॉरी मतलब ये 3 कॉस इनवर्स x माइनस 1 का मान π/2 आ जाए तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। 3 कॉस इनवर्स x का मान 3 π/2 आ जाए तो ये 0 हो जाएगा, x माइनस 1 का मान, सॉरी, ठीक है। अपन सिर्फ सवाल समझ रहे हैं कि क्या है। और 3 कॉस इनवर्स x माइनस 1 का मान
अगर 5π/2 हो जाए तो भी हो जाएगा, लेकिन 7π/2 तक नहीं जा सकता क्योंकि 0 से 3π ही जाना है। इसका मतलब यह कहेगा कि cos इनवर्स x - 1 का मान π/6 आना चाहिए। ठीक है, यह कहेगा cos इनवर्स x - 1 का मान π/2 आना चाहिए, और यह कहेगा cos इनवर्स x - 1 का मान 5π/6 आना चाहिए। तो यहां से आप क्या बोलोगे कि x - 1 क्या होगा, वो आ जाएगा cos π/6, x - 1 का मान क्या होगा cos π/2, और x - 1 का मान क्या होगा cos ऑफ 5π/6। ठीक बात है क्या? अच्छा, cos π/6 यानी cos 30 डिग्री का मान क्या है √3/2। तो ये आपका सॉरी हाँ cos 3/2 का √3/2, तो x बराबर कितना आ गया 1 + √3/2। यहां x बराबर 1 आएगा बेटा, और यहां क्या आ जाएगा 5π/6 अगर लोगे ना तो ये 150 है, तो ये आ जाएगा आपका x बराबर 1 - √3/2। cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो cos 150 का ये आ गया। अच्छा, अब जरा मान देख लेते हैं, हमको कहां से कहां तक चाहिए, 0 से 2। √3 का मान क्या होता है 1.7 √3 की वैल्यू ना 1.7 के आसपास होगी। ठीक है, तो ये आपका √3 है, तो √3/2 तो क्या हो जाएगा आपका 1 से छोटा, तो ये आपका आराम से मैच हो रहा है, ये भी मैच हो रहा है और ये भी मैच होगा। ठीक है ना, √3, तो आपका आंसर क्या है x के मानों की संख्या। अच्छा, मानों की संख्या है तो बेटा वो तो 3 आंसर यहीं दिख गए थे ना, ये 3 आंसर आएंगे, तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा इसका, डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, चलिए चौथा सवाल देखें। x y z t बिलोंग्स टू r रियल नंबर के लिए यदि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y प्लस सेक इनवर्स z का जो मान है ना, अच्छा इसको एक काम और करो, ये जो है ना रूट ये पाई तक लेना है ना, ये ठीक बाहर है √π है। ठीक है, तब ओके। अब जरा देखो सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है, बहुत खूबसूरत सवाल है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y प्लस सेक इनवर्स z आपको दिया गया है, और ये कहा गया है कि इसका मान ग्रेटर देन इक्वल टू है। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, t² - 2 इंटू और t ले लिया यहां इंटू यहां आ गया √2π/2, ये 2 और 2 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा प्लस का 3π आ जाएगा, और सॉरी प्लस का 3π क्यों करेंगे, यहां पर इसी नंबर को स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा 2π/4। ठीक है, प्लस 3π - 2π/4। आपको समझ में आया होगा मैंने क्या करा, मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाया बेटा, 2 से गुणा करा और 2 से भाग करा, √2π को अलग करा था, तो बेसिकली वो क्या बन जाता √π/2। √π/2 को स्क्वायर करोगे तो π/2 आएगा, तो 3π - π/2 कर दिया मैंने। ये जो पार्ट है ये बना आपका साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y प्लस सेक इनवर्स z ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन t माइनस, और ये किसका आएगा आपका √π/2 का होल स्क्वायर प्लस 12 आपका ये आ जाएगा 12 - 8, या इसको ऐसा करो π/2 लिख दो तो ये आ जाएगा 5π/2, सीधी सीधी बात है ना। आप चाहो तो 10/4 करके ऐसा कर लोगे, ऐसा कर लो। ठीक है, अच्छा ये जो पार्ट है ना, इसका न्यूनतम मान क्या होगा, इसका न्यूनतम मान होगा 5π/2, और उससे वो आगे की तरफ जा रहा होगा। इधर का देखो, साइन इनवर्स x का परिसर क्या होता है बेटा, -π/2 से π/2 होता है। कॉस इनवर्स y का परिसर फिर 0 से π रहा होगा। सेक इनवर्स z का परिसर 0 से π रहा होगा एक्सेप्ट π/2। आपका जो आपका राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड जो है उसका सबसे न्यूनतम मान कितना है, वो है 5π/2। और अगर इधर वाले जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका सबसे अधिकतम मान ढूंढोगे ना, तो आपको अधिकतम मान π/2 π और π पर मिलेगा, π + π यानी ये भी 5π/2 ही होगा। इधर भी आपको क्या मिलेगा 5π/2 मिलना है। तो आपको कहा गया है कि अगर ये है तब बाकी इसका मान निकालना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से क्या हुआ, इसको हल करना है तो इस वाले लेफ्ट हैंड साइड का मान भी 5π/2 होना पड़ेगा और राइट हैंड साइड का मान भी 5π/2 होना पड़ेगा। अब 5π/2 कैसे होगा, जब आप x का वैल्यू 1 रखोगे तब ये π/2 देगा।
y का वैल्यू -1 रखोगे तब ये π/2 देगा, और z का वैल्यू -1 रखोगे तब ये π/2 देगा, और इधर 5π/2 कब आएगा? जब आप t का मान जो है वो √π/2 लोगे। यहां तक की बात क्लियर? चलो अब किसका मान पूछा है वो लिख लेते हैं अपन। सेक क्या है? tan इनवर्स 1, हमें पता है tan इनवर्स 1 कितना होता है, ठीक है, प्लस tan इनवर्स -1, तो ये दोनों तो खत्म, एक π/4 एक -π/4 से, प्लस tan इनवर्स -1, ये भी ये आ जाएगा आपका कितना, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, और ये कितना आएगा उसको देख लेते हैं, प्लस tan इनवर्स, t का मान आपको पता है √π/2 है, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1, ठीक है। तो देखो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, आपको मिलेगा sec 0 जिसका मान है 1। तो आपका जो राइट आंसर जाएगा ना वो क्या जाएगा? तो क्या पूछा गया है? इसका मान पूछा गया है, तो sec 0 का मान जो आपके पास आएगा वो कितना आएगा? b आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मान कितना आएगा आपका? b आ जाएगा, tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z, और इसको अगर अपन t का मान क्या रख रहे हैं? √π/2, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो sec 0 हो जाएगा। इससे आपका आंसर आना चाहिए 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखें। अस्पष्ट समीकरण 1 + x, ये बेसिकली इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट। अस्पष्ट समीकरण का मतलब इम्प्लिसिट, डायरेक्टली वो इक्वेशन नहीं है, उसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो ये लिखा क्या है? ये लिखा है cos y बराबर, इसको इधर ले लोगे तो ये आ जाएगा x² / 1 + x। फिर आप क्या करोगे? y बराबर ले लोगे cos इनवर्स और x² / 1 + x, और आपसे कहा गया है कि इसका प्रांत ज्ञात करो, इसका प्रांत ज्ञात करना है ना। तो इसका प्रांत ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? x² / 1 + x में जो भी मान आएगा उसे -1 से और 1 के बीच में फंसाना है। तो आपके दो सवाल बनेंगे बेटा। तो पहला सवाल तो क्या बनेगा कि x² जो है ना अपॉन 1 + x वो लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। इसे सॉल्व करोगे तो x² अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, ये हमने रैशनल इनइक्वालिटी में बोला था, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बेटा हम। तो हमने RHS को इधर बनाया 0। अब आपका ये आएगा x² - x - 1 बटे में 1 + x लेस देन इक्वल टू 0। अब इसमें क्या लिखोगे कि x का मान -1 नहीं है, और भूल जाओ कि सवाल p/q में है, याद रखो कि सवाल p × q में है, और इसको लीनियर फैक्टर भी कर लो। तो एक तो x + 1 आ ही गया है आपके पास, इसका क्या आएगा ध्यान से देखना, x माइनस, इसका रूट अगर निकालोगे तो आएगा 1 + √5/2, एक तो ये आएगा, और एक आएगा x - 1 - √5/2, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। और ये दे रखा है हमें लेस देन और इक्वल टू 0, तो इसको संख्या रेखा पे डालो बेटा। तो 1 - √5 का जो मान होता है ना वो 2 पॉइंट कुछ कुछ होता है, तो 1 - 2 पॉइंट कुछ कुछ यानी -1 पॉइंट कुछ कुछ, यानी ये तो माइनस पॉइंट कुछ कुछ है। तो आपका ये आएगा -1 यहां पर, फिर आएगा 1 - √5/2, और फिर आएगा 1 + √5/2। कैलकुलेटिवली थोड़ा सा ऐसा है, फिर आएगा प्लस माइनस प्लस माइनस, इन दोनों को लेना है और इसे नहीं लेना, और आपको लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो आपका आंसर होगा कि आपका x जो होगा वो -अनंत से -1 यूनियन 1 - √5/2 से और 1 + √5/2, ये आपका फाइनल आंसर हुआ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का बेटा। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन भी है, दूसरा क्वेश्चन भी हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन आपसे कहेगा कि सर ये सॉल्व करेंगे हम कि x² अपॉन 1 + x, सॉरी 1 + x, इसका मान ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 होना चाहिए। तो आप फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना, तो x² 1 + x + 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब एलसीएम ले लोगे तो आएगा x² + x + 1 बटे x + 1
ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऊपर वाले के फैक्टर नहीं हो सकते क्योंकि उसका डी नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है, तो ये तो हमेशा धनात्मक रहेगा बेटा, ये हमेशा धनात्मक रहेगा। तो क्या है कि x प्लस 1 को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, वो कहेगा x ग्रेटर देन -1, यानी आपका आंसर है x बिलोंग्स टू -1 से अनंत। अच्छा, अब इसका और इसका हमको इंटरसेक्शन लेना है, तो देखो ये कह रहा है माइनस अनंत से -1 और ये कह रहा है -1 से अनंत, तो ये वाला पार्ट तो आपका रिजेक्ट हो गया बेटा, है ना। और -1 से अनंत में ये कह रहा है कि मैं इतना ही जाऊंगा, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा, यहां क्लोज ब्रैकेट होगा, ध्यान रखना, है ना। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 माइनस √5/2 से 1 प्लस √5/2, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है। इनवर्स के सवालों की एक खास बात और है कि वो दिखने में बहुत ही गंदे होते हैं, तो आपका मन तो बिल्कुल भी नहीं करेगा उसको सॉल्व करने का, बट वो आसान है, उसको समझे बेटा। आप देखो सवाल ने क्या बोला है, हमें इसका प्रांत चाहिए। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि अगर साइन है तो उसने अपने आप को पहले ही, इनवर्स वाले ने ये बोल दिया होगा कि x का वैल्यू आपको जो भी करना है वो -1 से 1 में चल रहा है। तो एक चीज तो फिक्स हो गई, इससे क्या है, जहां जहां साइन इनवर्स x आ रहा है ना वो बच गया है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, अंडर रूट का कहानी है, तो वो ऐसे लिख लेते हैं अपन कि माना कि आपका जो साइन इनवर्स x है ना, उसे थोड़ी देर के लिए t मान लो, तो आपका सवाल क्या बनेगा कि 3t² माइनस पाई प्लस 6t और प्लस का 2 जो है, इसको क्या होना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना है बेटा। अब इसके मूल निकाल लो जरा, ठीक है, वो साइन इनवर्स x के मूल होंगे, लेकिन पहले मूल निकाल लो जरा। तो मूल निकालेंगे तो इसके मूल कैसे आएंगे, देखो अपन को क्या चाहिए, 6 लाना है, तो ये तो ऐसे ही दिख गया, देखो कैसे, 3t² माइनस 6t माइनस का πt और प्लस का 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फैक्टर कर रहा हो, तो यहां से 3t कॉमन ले लो, तो आपके पास आ जाएगा t -2 माइनस पाई कॉमन ले लो, यहां से आ जाएगा t -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपके फैक्टर क्या बने, 3t माइनस पाई और t -2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए नंबर रेखा बनाओगे, नंबर रेखा पर क्या क्या लिखना है वो समझ लेते हैं बेटा। पहले एक तो हमें लिखना है π/3, तो π/3 तो यहां आएगा, और एक लिख लेते हैं 2, और यहां आएगा प्लस माइनस और प्लस, और हमें क्या चाहिए बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारा जो t है वो कहां से कहां तक होगा, एक तो वो होगा माइनस अनंत से लेकर के, और कहां तक जाएगा बेटा, π/3 तक जाएगा मेरा, और दूसरा जो t का मान होगा वो 2 से बड़ा होगा और अनंत तक जाएगा। बोलो ये बात सही, पर t क्या है, साइन इनवर्स x, तो मैं बोलूंगा कि अगर साइन इनवर्स x लिख दिया मैंने बेटा, तो वो माइनस अनंत तक तो जा नहीं सकता, तो उसको रुकना पड़ेगा -π/2 पर। बोलो हाँ या ना। और ऊपर यहां तक कहां तक जा रहा है, वो π/3 तक जा रहा है बेटा। इधर वो कहेगा कि साइन इनवर्स x का मान जो है वो 2 से बड़ा हो और अनंत से छोटा हो, पर 1 से बड़ा तो जाएगा नहीं, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट तो आपका रिजेक्ट हो गया, क्योंकि साइन इनवर्स x का मान किससे बड़ा नहीं हो सकता, साइन इनवर्स x का मान π/2 से बड़ा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये π/2 पर रुके, π/2 का मतलब कितना हुआ, 1.57, तो ये केस तो पॉसिबल नहीं है, इसको हटा दिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए इधर ले लो, तो ये आ जाएगा -1 और x और ये sin π/3 यानी sin 60, sin 60 का मतलब कितना हो गया बेटा, √3/2। इसको देखो और इस केस को देखो, क्या मैच करेगा, यही आंसर मैच करेगा, तो आपका फाइनल आंसर क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स x की रेंज जो है ना वो π/2 से बड़ी नहीं होती। अब अगर π/2 से बड़ा नहीं है तो π/2 का मान कितना हुआ, 1.57 के बराबर, तो ये 2 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, तो ये केस तो अपन को रिजेक्ट करना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि साइन समीकरण के वास्तविक मूलों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, ओके, साइन इनवर्स, अच्छा सवाल देखो पहले क्या लिखा है, साइन इनवर्स है, इसके अंदर कुछ खतरनाक सा लिखा हुआ है, चला उस खतरनाक को देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ऐसे करने में मुझे लगता है कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। अगर आपने क्वाड्रेटिक के लेक्चर्स और रैशनल इनइक्वालिटी बेसिक मैथ्स वाला जब अच्छे से किया बेटा, तो ये सब चमक जाएगा आपको, ठीक है ना, कि 16 + 1 लिख लो उसको, प्लस यहां लिख लो कि ये तो tan इनवर्स है, इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो x² + 1/5 रहने दो इसको, ठीक बात। अच्छा अब यहां देखो क्या हुआ कि साइन इनवर्स के अंदर जो लिखा हुआ है वो x² - 4 का होल स्क्वायर और +1 लिखा हुआ है बेटा। बोलो हाँ या ना।
अब आप देखो कि ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर है ना, पूर्ण वर्ग जो है, उसका न्यूनतम मान 0 होगा, क्योंकि स्क्वायर है तो सबसे छोटी वैल्यू वो क्या दे सकता है, 0। और वो जो छोटी वैल्यू देगा उस केस में ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन आपको सबसे न्यूनतम मान कितना देने वाला है, 1 देने वाला है। यानी जो साइन इनवर्स के अंदर लिखा है वह मान कभी भी किससे छोटा नहीं हो सकता, वो कभी भी 1 से छोटा नहीं दे पाएगा। यानी अगर इसको इसके प्रांत में आना है तो आपको यही बोलना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो, 4। तो आपका एक्स का मान या तो 2 होगा और या एक्स का मान -2 होगा। इसके अलावा अगर आपने कोई भी मान रखा तो ये अंक एक में जुड़ जाएगा और साइन इनवर्स अपरिभाषित हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई। प्लस ये बेचारा तो चल ही रहा है जैसे चलना था इसको, tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/5 इज इक्वल टू 3π/4 के वास्तविक मूलों का योग पूछा जा रहा है हमसे, ठीक है ना। ठीक है, चलिए ओके। अब 2 अगर आ गया है तो आप जैसे ही इसमें 2 डालोगे तो आपको यहां मिलेगा बेटा साइन इनवर्स 1 मिल जाएगा, प्लस यहां मिलेगा tan इनवर्स के अंदर और 1 मिलेगा। बोलो हाँ या ना, बोलो। तो साइन इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1 को अगर अपन समझे तो ये π/2 होता है और ये π/4 होता है। तो आपका 54 और 98 कितना हो जाएगा, 12 ने, यानी 3π/4। यानी एक सॉल्यूशन आपका x बराबर 2 आ गया। अब x बराबर -2 डाल दो बेटा, तो x बराबर -2 डालोगे तो भी आपको इधर तो साइन इनवर्स 1 ही मिलेगा और इधर क्या मिलेगा, इधर भी tan इनवर्स 1 ही मिलेगा। तो ये आपका फिर से 3π/4 बनेगा लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। तो आपके जो सॉल्यूशन आए वो बेसिकली 2 ही वैल्यू आई, कौन सी, x बराबर 2 और x बराबर -2। अब उसने क्या पूछा है, उन वास्तविक मूलों का योग पूछा है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 0। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया बेटा, A आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, tan स्क्वायर sec इनवर्स 3 प्लस cot स्क्वायर cosec इनवर्स 4 का मान क्या होगा। चलो सिंपल सवाल है, ये लिखा हुआ है tan स्क्वायर sec इनवर्स 3 प्लस cot स्क्वायर और यहां है cosec इनवर्स 4। इसको आप क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर sec इनवर्स 3 -1, ठीक है ना। tan स्क्वायर थीटा, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले फिर से आ गए। और आप ये चीज तो आपको अब समझ में आ रहा होगा ना बेटा कि वो जो चैप्टर्स अपन ने लाइन से पढ़े थे वो सारे भयानक तौर पे इस्तेमाल होते हैं, मतलब उनका बहुत अच्छा यूज है, चाहे वो रैशनल इनइक्वालिटी हो, क्वाड्रेटिक हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, और ये सब चीजें अगर आपको अच्छे से आ रही हैं तो ही आपको ये फॉर्मूले चमकेंगे बेटा। तो आपको शायद पता होगा कि ये फॉर्मूला होता था sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो अब tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा -1, यही तो थीटा है आपका, है ना। और ऐसे ही प्लस यहां आ जाएगा cosec स्क्वायर cosec इनवर्स 4 माइनस का 1 आ गया। अच्छा, ये जो लिखा है ये लिखा क्या है, ये लिखा है sec ऑफ sec इनवर्स 3 प्लस, अच्छा इसका पूरे का होल स्क्वायर और cosec ऑफ cosec इनवर्स 4 इस पूरे का होल स्क्वायर और -2 लिखा हुआ है। अब वही प्रॉपर्टी फिर से f ऑफ f इनवर्स x क्या होता है बेटा, x होता है, पर यहां ध्यान रखना इनवर्स के केस में x को धनात्मक होना चाहिए, वो धनात्मक है इसलिए इसको और इसको काट दो। यहां तो क्या आ जाएगा आपके पास, 9 आ जाएगा बेटा, ये और ये कट जाएगा तो यहां 16 आ जाएगा और -2, तो 16 और 9 25, 25 -2 यानी 23। तो आपके इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो आएगा डी ऑप्शन यानी 23। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फलन का परिसर। ओके, इन दोनों को तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। ये तो बोलते हैं हमें कोई टेंशन नहीं है, हम तो हमेशा परिभाषित हैं। अब किसको परिभाषित करना है आपको, 1/e की पावर x प्लस e की पावर -x को 100% -1 से और 1 के बीच में होना जरूरी है। अच्छा, आप e की पावर x को क्या मान सकते हैं बेटा, t मान सकते हैं। अगर आप e की पावर x को t मानेंगे तो जरा देखो ये क्या लिखा है, ये लिखा है -1, ये t नीचे आ जाएगा तो 1/t बनेगा, ये t और ये ऊपर आकर के t/t² + 1 बन गया बेटा, ठीक है ना, लेस देन इक्वल्स टू 1। cos इनवर्स x जो है ना बेटा,
कॉस इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, वो 0 से पाई होता है, मतलब 0 से लेकर के और 3.14 तक वो जा सकता है। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो दो सवाल फिर से बन गए ये, तो t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1। अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूं, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि मुझे यह पता है टी स्क्वायर प्लस 1 सदैव क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, अगर आप इस बात के लिए श्योर है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये क्या बनेगा, ये बनेगा t इज लेस देन इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1, और इसको आप लिख सकते हो टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि हमेशा होगा ही होगा। तो t बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसके लिए तो ये हमेशा ही सत्य होने वाला है। दूसरा केस सॉल्व करो, दूसरा केस कहेगा कि t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का जो मान है वो आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि ये ऋणात्मक हो गया, तो t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यहां से ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या बनेगा, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब t बिलोंग्स टू रियल नंबर है बेटा, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब इसके प्रांत में कुछ भी आ सकता है, यानी साइन इनवर्स एक्स का जो कॉस इनवर्स एक्स का प्रांत है ना वो फिक्स हो गया। अब इसको हटा देते हैं, प्रांत में हमें अब कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल ने हमसे क्या पूछा है, सवाल ने हमसे पूछा है इसका परिसर। ठीक है, अब जरा इसकी रेंज निकालने की बात करेंगे बेटा, किसकी, e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x अभी है बेटा, ध्यान रखना है ना, ये नहीं लिखा है, ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है, या आप इसको ऐसे समझना चाहो तो पहले ऐसे समझ लो, ये लिखा हुआ है। इसको अपन क्या कर सकते हैं, e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर माइनस x लिख सकते हैं। इसका मान हमको पता है कि 2 से बड़ा ही होगा, याद करो t प्लस 1/t AMGM पर अपन ने सॉल्व किया था, तो हमने कहा था कि t प्लस 1/t का जो फॉर्मेट होगा वो हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा। ठीक है, इसका मतलब e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का जो परिसर आएगा वो परिसर आपका 2 से लेकर और अनंत आने वाला है। इसका व्युत्क्रम करो, इसका व्युत्क्रम करोगे तो 1 अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ds मेथड लगाओगे तो जैसे ही अनंत का होगा तो वो तो 0 की तरफ जाएगा और ये 1/2 तक जाएगा, बोलो हाँ या ना, और उस पर क्लोज लग गया। ये किसका इनपुट बनने वाला है, कॉस इनवर्स का। तो कॉस इनवर्स को जो इनपुट दिखेगा वो 0 से और 1/2 पर क्लोज दिखेगा, और कॉस इनवर्स कैसा है, हास्यमान फलन है, तो 0 पर वो अधिकतम मान देगा, वो π/2 रहा होगा वहां ओपन, और 1/2 लाने के लिए उसको कितना चाहिए, उसको चाहिए 60 डिग्री, तो ये π/3 रहेगा क्लोज ब्रैकेट। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया बेटा, सी ऑप्शन सही हो गया। लेकिन ऐसा करने से पहले प्रांत जरूर जांच लेना, क्योंकि इसका प्रांत रियल नंबर आ गया था तो बस मुझे फिर उसको डीएस मेथड से यूज करना पड़ा, अदरवाइज हमको चेक करना होता है, इसलिए हमने इसका पहले प्रांत चेक किया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फलन का प्रांत होगा। चलिए प्रांत निकालना है, बहुत सिंपल है। पहले वाले का प्रांत में क्या करना है, लिखना है मॉड x माइनस 5/2 का मान -1 से 1। चूंकि ये धनात्मक है तो आप इसको चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूं। देखो पहला सवाल तो क्या है, मॉड x माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 2, तो यहां से सॉल्व करोगे ना तो मॉड x आपके पास कितना आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 7 आ जाएगा बेटा। इसका डायरेक्ट आंसर आपका जो x का मान होगा वो -7 से और 7 जाएगा, लो बात खत्म, ठीक है। अच्छा दूसरा केस आपका कह रहा है कि मॉड x माइनस 5/2 जो है वो बड़ा है -1 से, इसको इधर ले लो, तो मॉड x माइनस 5/2 प्लस 1 ले लो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, धनात्मक है ना तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो मॉड x माइनस 5 प्लस 2/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, मॉड x का मान ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 आएगा, और इसका उत्तर जब आप हल करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस अनंत से -3 यूनियन 3 से अनंत। अब इन दोनों का क्या करना है, आपको इंटरसेक्शन करना है, तो आपका जो x आएगा वो आ जाएगा बेटा -7 से -3 यूनियन 3 से 7। ये किसका प्रांत निकला है, ये हमारे इस साइन इनवर्स वाले का प्रांत निकला है।
अब दूसरे का प्रांत देखें, वो है क्या बेसिकली, देखो सबसे पहले तो उसको बचाने के लिए 6 माइनस एक्स को, इसमें कलर चेंज कर लेता है, 6 माइनस एक्स को ग्रेटर देन 0 लिखो, इसका मतलब x हो गया लेस देन 6, इसका मतलब x का मान जो है वो माइनस अनंत से और 6 आएगा, यहां तक की बात खत्म। पहली बात तो कौन बच गया, लॉग बच गया। अब ये जो लिखा है ना बेटा, वो लिखा क्या है, 1 अपॉन लॉग 6 माइनस एक्स टू द बेस 10। तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि 6 माइनस एक्स का जो मान है वो क्या नहीं आना चाहिए, वो 1 नहीं आना चाहिए, अन्यथा आपका हर जो है वो शून्य बन जाएगा। इसका मतलब x का मान 5 भी नहीं होगा। तो आपका फाइनल आंसर इन दोनों को मिला करके क्या आएगा, इन दोनों को मिला के आएगा x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से 5 यूनियन 5 से 6। अब एक आंसर ये आया और एक आंसर ये आया, तो इन दोनों का अपन कर लेते हैं कॉमन इंटरसेक्शन। ठीक है, इन दोनों का अपन क्या कर लेते हैं, कॉमन इंटरसेक्शन। इसके लिए क्या करो, जब कॉम्प्लिकेशन दिखे तो लाइन खींच लो, जो जो दिख रहे हैं वो लिखते चलो बेटा। पहले तो -7 दिख गया, फिर माइनस का 3 दिख गया, फिर मुझे 3 दिख गया, सॉरी 5 टू इन्फिनिटी क्यों लिखा मैंने, ये 5 to 6 है बेटा, 5 to 6 है, ऐसा लिख लो। ठीक है, तो 3 दिखा, फिर मुझे 5 दिखा, 6 दिखा और 7 दिखा। अब पहला आंसर कहां से कहां तक कह रहा है, वो कह रहा है -7 से और -3 का एक एरिया पकड़ो और फिर 3 से 7 का दूसरा एरिया पकड़ो। ठीक है, ये क्या कह रहा है, माइनस अनंत से और 5 तक का एक एरिया पकड़ सकते हो और फिर 5 से 6 तक का एरिया पकड़ सकते हो। तो कॉमन पार्ट कहां से कहां तक आया, एक तो आया आपका -7 से -3 यूनियन, दूसरा आया 3 क्लोज से 5 ओपन यूनियन 5 से 6 ओपन। तो आपका ये वाला फाइनल आपका डोमेन आएगा। तो कौन सा डोमेन आपका मैच कर रहा है बेटा, -7 से -3, 3 से 5 और 5 से 6, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि इनवर्स के अंदर भी प्रांत का खेल चलेगा, मतलब पूरी कैलकुलस के अंदर प्रांत, परिसर और जो आपने इससे पहले क्वाड्रेटिक पढ़ा है, इनइक्वालिटीज पढ़ी है, मॉड पढ़ा है, उन सब का इस्तेमाल होता चला जाएगा। तो आपको अपने पुराने लेक्चर्स को भी अच्छे से रिवाइज करते हुए चलना है।